चैट जीपीटी का इम्पैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ कि पहले आपको मान लो एक काम करने में 8 घंटे लगते थे, अब उसमें 4 घंटे लगेंगे। आज की डेट में अगर आप करोगे तो आपके एम्प्लॉयर्स आपसे नहीं मांगेंगे, बोलिए अच्छा आपने करा बहुत बढ़िया, आपने 4 घंटे में किया। 8, 10, 12 महीने बाद एम्प्लॉयर डिमांड करेंगे। अब मेजर कंपनीज पॉलिसी लेवल पे चेंजेस लाएंगी, जहाँ पे आइदर दे विल टॉक कि आप गिग इकोनॉमी में जाओ, कि अगर आपका काम ही 4 घंटे का तो आप भाई फ्रीलांसिंग करो, मेरे लिए फुल टाइम की जरूरत नहीं है अगले 1 साल में, 1 से 1.5 साल में मैक्सिमम। सो अगर आप बैंगलोर को देखोगे, गुड़गांव को देखोगे, तो कोई वजह कुछ जगहों में ऐसा कुछ खास नहीं है। जो खास बात है यहाँ के लोग, और लोग क्यों, बिकॉज सही टाइम पे सही जगह थे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सही टाइम पे शुरू कर लिया और वो एक साइकिल बन। तो इस चक्कर में आई थिंक बैंगलोर में ज़्यादातर लोग टेक के अंदर जाना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है नौकरियां मिल जाएंगी। एक एंटरप्रेन्योर को लगता है लोग हायर करना आसान होगा। एक एंटरप्रेन्योर को लगता है कि जो वीसी होंगे, जो पैसे देने वाले होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, इन लोगों से पैसा उठाना आसान हो जाएगा, एम्प्लॉयज ढूंढना आसान हो जाएगा। तो सिमिलरली टेक इंडस्ट्री में, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो जॉब हो, अब जो हम देख रहे हैं कई छोटे शहर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट, जहां पे ये एक्सेस डेमोक्रेटाइज हो रहा है। ये इंसान आपको पैसे देगा पढ़ाई करने के लिए। अक्सर हम कहते हैं ना कि यार ये सब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के, ये हिस्ट्री पढ़ के मुझे क्या मिलेगा। इनके सब्जेक्ट्स पढ़ के आपको पैसे मिलेंगे, और यही है इनका बिजनेस मॉडल। पर इस बिजनेस मॉडल की वजह से ये इंसान आज टीआरएस पर नहीं है। इनके पर्सपेक्टिव्स, इनकी नॉलेज, इनकी विजडम और इनके बिजनेस एक्यूमेन की वजह से राघव गुप्ता को लाया गया है टीआरएस पर। बहुत ज्यादा ओपन कॉन्वर्सेशन करी है। ये सिर्फ 23 साल के हैं, 23 years ऑफ एज, पर जिस तरह का एक्सपीरियंस है इनका, ये एक 40 साल के बिजनेसमैन की तरह बातें करते हैं। आप शॉक हो जाएंगे कि इतने यंग इंसान में ऐसे पर्सपेक्टिव्स है, ऐसी नॉलेज है, ऐसा विजडम है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस नोटबुक लेकर बैठिए, एंजॉय कीजिए। काफी सारी हुई है राघव भाई के साथ, क्योंकि वो मेरे से एज में छोटे हैं। ऐसा लगा कि एक छोटे एकदम सक्सेसफुल भाई के साथ बातें कर रहा हूं, तो खुल के बातें करिए। इनकी कंपनी है फ्यूचरेंस, नीचे लिंक कर दिया, चेक इट आउट। बट पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनसे सीखिए। एंजॉय द एपिसोड। राघव गुप्ता भाई, बहुत कुछ सीखेंगे आपसे आज। क्यों हंस रहे हो? अरे मेरे से क्या सीखोगे आप? हम आपसे सीखते हैं। आपकी एज क्या है बताओ? 23। बहुत कुछ किया है 23 सालों में, ट्राई कर रहे हैं। बहुत कुछ किया है। आप ऑनेस्टली अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स रिवील नहीं कर सकते ऑनलाइन, पर आई प्रॉमिस यू, अगर ऑडियंसेस, एज एन आई डोंट प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस ऑडियंसेस कि अगर उन्हें पता चलता कि आपके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज कितने हैं, तो दे विल बी अ लिटिल ब्लोन अवे कि 23-year-old ने इतना सब कुछ किया अपनी लाइफ में। आई नो आप प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज रिवील नहीं कर सकते, पर कुछ तो रिवील कर दो, समथिंग रिलेटेड। सो आई विल टेल यू अबाउट द ऑर्गेनाइज जो हम कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है एंड कौन कौन लोग हमारे साथ हैं। सो आई थिंक रणवीर, आप जानते होंगे देश में टेक टैलेंट बहुत सारे लोग हैं। ये लोग बैक एंड नौकरियां कर रहे हैं, जैसे डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा क्लीनिंग, ETL, पाइथन। मतलब आप मुझसे पूछोगे एक्सप्लेन करो, वेरी सिंपली, बहुत पुराने जमाने की टेक नौकरियां ये लोग कर रहे हैं। बैक एंड नौकरियां शब्द समझाना पड़ेगा आपको। बैक एंड नौकरियां मतलब कि अगर हम टेक को देखेंगे, 2 बड़े सिंपल तरीके से देख सकते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड। फ्रंट एंड है जो एंड कंज्यूमर है आपका, जो एंड ग्राहक है आपका, वो यूज करता है, ओके, जो वो फील करता है। मतलब जो अमेरिका की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है, गूगल प्रोडक्ट कंपनीज कहते हैं जिनको, हाँ, वहाँ मोस्टली फ्रंट एंड जॉब्स होते हैं जी। और उनके खुद के जो बैक एंड के काम है वो इंडिया में आउटसोर्स करते हैं। राइट। उसी वजह से इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनीज को इतनी ज्यादा ग्रोथ मिली थी जी 90s और 2000s में, जी, पर जमाना बदल रहा है। राइट Anyway, बताइए। राइट। सो जो ये कंपनीज हैं, यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है, विच इन द कुछ सालों में इस टैलेंट को ना एक फोमो हो गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बिकॉज काफ़ी एडटेक कंपनी आ गई हैं। ये एडटेक कंपनीज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में टारगेट करती हैं, और उस टारगेट में ये बताती हैं कि आपको अपस्किल करना पड़ेगा, वरना आप ऑब्सोलीट हो जाओगे, आप पीछे रह जाओगे। नाउ चैलेंज ये है कि नॉर्मली जो लोग इन कंपनियों में काम कर रहे हैं 3 से 5 लाख के बीच में कमाते हैं साल के, तो महीने के 30,000 रुपये।
अब कोई भी ढंग की एडटेक कंपनी फॉर एनी कोई भी ढंग के कोर्स के लिए 2-3-4 लाख रुपए मांगती है। तो एक तो पैसा बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। दूसरा चैलेंज होता है कैसे कोई आदमी अपनी नौकरी और पढ़ाई साथ में करे। अब इमेजिन करो रणवीर, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठ के मैं रेडी हुआ, मैंने खाना बनाया, 8 बजे तक मैं दफ्तर के लिए निकला, 9 बजे दफ्तर पहुंचा, 9 से 5, 5:30 दफ्तर में रहा, 6:30 तक कैसे तैसे घर आया, 6:30 आके मैंने घर अपना खाना बनाया, मैंने खाना खाया, घर साफ किया, सब कुछ कर आके 9, 9:30 बज गए। अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं लैपटॉप खोलूंगा और मैं पढ़ाई करूंगा, हम खुद तो ये करते नहीं। देखो जो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं वो कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस, मतलब ज्यादातर हमारे जैसे लोग जो हैं उनके लिए ये चीज समझ में नहीं आती। तो हमें 2-3 चैलेंजेस समझ आए कि जो देश का टैलेंट है, पोटेंशियल है, बट पैसे के चक्कर में रुक रहा है। दूसरा, उनको कुछ ऐसा चाहिए जहां पे वो सिर्फ पढ़ाई कर सकें, सिर्फ जो नई चीजें सीखनी है rather than कि वो 10 चीजें करें, सिर्फ उस अपस्किलिंग, उस पढ़ाई पे फोकस करें। तो ऐसे हमने मॉडल बनाया जहां पे हम क्या करते हैं कि जो छोटे शहर में जो हमारे लोग हैं, जो टैलेंट है, जो जॉब्स कर रहा है, हम उनको हायर करते हैं उनके पोटेंशियल के बेसिस पे। हम ये नहीं बोलते कि आपको नौकरी के बारे में आना चाहिए, हम बोलते हैं कि क्या आप सीख सकते हो, क्या आप नौकरी कर सकते हो। उसके लिए हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बेस पे हमने उनको हायर किया। हायर करने के बाद हम उनको बैंगलोर फ्लाई कराते हैं, जहां पे 2 महीने हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि हम उनको सैलरी दे रहे होते हैं। सो गेम ये है कि हम उनसे पैसे चार्ज नहीं कर रहे पढ़ाने के, हम उनको पैसे दे रहे हैं पढ़ाने के, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया, एक पैसा कम है इनके पास, दूसरा इनके पास जॉब और पढ़ाई एक साथ बैलेंस करने की क्षमताएं नहीं है। तो मेरे भाई, आप कितने पैसे कमा लेते हो? सो रणवीर, जैसा होता है, ये एक टर्म होती है इंग्लिश में, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई काम अमेरिका में करा रहे थे, अब वो काम इंडिया लेके आए, तो वो अमेरिकन कंपनी अपने अमेरिकन रेट्स देखती है कि अगर मैं अमेरिका में किसी काम के रेट से 50 लाख दे रहा था मान लो, तो मैं फिर इंडिया के रेट्स के हिसाब से इंडिया में पैसे नहीं दूंगा। मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर मैं कोई अमेरिकन कंपनी हूं, मैं अपना देखूंगा, अगर मैं अमेरिका में कराता इतनी कॉस्ट होती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब आपका दूसरे नंबर पे जो ऑल्टरनेटिव है एज अपोज टू दैट, उसका क्या कॉस्ट है, वो कितने का है। मतलब शुभमन गिल नहीं मिला तो उसके बाद ओपनिंग बैटिंग कौन करेगा? हाँ, मतलब समथिंग ऑन दोज लाइंस, राइट। तो उन कंपनी से हम डिस्कस करते हैं, हमें समझ ये आया कि टैलेंट है देश में, बट द क्वालिटी, जो स्पेसिफिक चीजें चाहिए अमेरिकन कंपनीज को, इंटरनेशनल कंपनीज को, उसमें एक गैप है। तो हम उनके साथ काम करते हैं। अब हम कितने पैसे कमाते हैं, जैसा आप समझ सकते हो, हमारे मॉडल में रिस्क बहुत ज्यादा है, हम कमिट कर रहे हैं। आप बेसिकली जॉब मार्केट के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो जी। कोई भी एंटरप्रेन्योर हमेशा 5 साल 10 साल के टाइम पीरियड को लेकर सोचता है क्या होने वाला है 2020s में और 2030s में। क्या आपने कभी 2030s के बारे में सोचा है? डेफिनेटली। तो बताइए। सो चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं, कैसे ये पहले शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से इम्पैक्ट आएगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो चैट जीपीटी का इम्पैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ कि पहले आपको मान लो एक काम करने में 8 घंटे लगते थे, अब उसमें 4 घंटे लगेंगे। आज की डेट में अगर आप करोगे तो आपके एम्प्लॉयर्स आपसे नहीं मांगेंगे, बोले अच्छा आपने करा, बहुत बढ़िया, आपने 4 घंटे में किया। 8, 10, 12 महीने बाद एम्प्लॉयर डिमांड करेंगे कि भाई 4 घंटे का काम है, तुम 8 घंटे क्यों ले रहे हो। आज की डेट में एम्प्लॉयर्स स्टिल नहीं उसको इतना इन्फोर्स कर रहे। मैनेजर लेवल पे वो आपको बोल देंगे, बट कंपनी पॉलिसी लेवल्स पे चैट जीपीटी का क्या इम्पैक्ट है एफिशिएंसी पे, एक नॉर्मल डे टू डे वर्कर की लाइफ में, वो अभी नहीं आ रहा। तो वो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 8 से 12 महीने के अंदर सब मेजर कंपनीज पॉलिसी लेवल पे चेंजेस लाएंगी, जहां पे आइदर दे विल टॉक कि आप गिग इकोनॉमी में जाओ, कि अगर आपका काम ही 4 घंटे का तो आप भाई फ्रीलांसिंग करो, मेरे लिए फुल टाइम की जरूरत नहीं है। अगले 1 साल में, 1 से 1.5 साल में मैक्सिमम। पॉज और इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू ब्रेक डाउन कीजिए। से कोई बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कंपनी, जहां हर किसी को उसी कंपनी में जॉब चाहिए, उस कंपनी के सिनारियो को लेकर थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए इस थॉट जी। तो मान लो एक बिजनेस एनालिस्ट, सुना होगा आपने, एक नौकरी है बिजनेस एनालिस्ट, बेसिकली जो बिजनेस का एनालिसिस करता है यूजिंग डेटा। नाउ एक बिजनेस एनालिस्ट जो था, उसका काम होता था कि पहले बिजनेस के डेटा को गैदर करे,
गैदर करके देखे कि वो सही डेटा है, सही डेटा देखने के बाद उससे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे और फिर बिजनेस से जोड़े कि बिजनेस क्या डिसीजन ले सकते हैं उन पैटर्न पे। नाउ अब क्या हो गया है कि आफ्टर चैट जीपीटी, ऑटो जीपीटी, नए नए प्लगइन्स जो आ रहे हैं, ये सब प्रोसेस जो है, जो क्लरिकल प्रोसेस था करने वाला, उसके अंदर अब काफी हद तक ऑटोमेशन आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, बेटर होती आ रही है ऑटोमेशन। मतलब कि मान लो पहले जो मुझे खुद काम फिजिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता था, मुझे खुद कोड लिखना पड़ता था, मुझे खुद टेबल्स बनानी पड़ती थी, पाई चार्ट्स बनाने पड़ते थे, विजुअलाइज करना पड़ता था, अब वो एक बटन दबा के, एक प्लग इन डाल के, एक बॉट ट्रेन करके मैं कर सकता हूं। बट डिफरेंस अब भी ये है कि बिजनेस की क्या इंटरप्रिटेशन है, वो बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। मैं सिर्फ एक छोटी सी जॉब की बात कर रहा हूं, तो अभी भी उस इंडिविजुअल का बहुत ज्यादा काम है कि वो कैसे एनालाइज करे। तो कंपनी जो है, पहले लेट से अगर दिन के अंदर कोई एक बिजनेस एनालिस्ट 2 डिपार्टमेंट्स को एनालाइज करता था, मान लो, अब कंपनी बोलेगी यार तुम्हें पहले एवरेज 5 घंटे लगते थे करने में, अब तो तुम्हें 1.5 घंटा लगेगा। तो भाई तुम वाई आर यू जस्ट, तुम 2 ही क्यों कर रहे हो, 5 करो, 4 करो। सो एक तो यहां पुश आएगा कि लोग आपसे ज्यादा एफिशिएंसी मानेंगे। पैरेलली क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं जहां पे बहुत लोग हैं, वो थोड़े लोग काटने शुरू कर देंगे। या तो काम बढ़ाएंगे बहुत ज्यादा, या थोड़े लोग काटेंगे, या दोनों भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से मैं देखता हूं कि हर इंडिविजुअल को एम्ब्रेस करना चाहिए। आज आपकी कंपनी नहीं बोल रही, आज आपको इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं, आज आपको यूट्यूब पर दिख रहा है, बट आने वाले टाइम में 8, 12, 15 महीने के अंदर पॉलिसी लेवल पे चेंज आएगा। ऐसा नहीं दुनिया बदलने वाली है, इतना भी चेंज नहीं आने वाला। पर ये पॉलिसी बूढ़े लोग बना रहे हैं कंपनीज में बैठकर। बूढ़े लोग भी पैसा उनकी मोटिवेशन क्या है? जो पॉलिसी बना रहे हैं, बोर्ड मेंबर बनाते हैं पॉलिसी, वो किसको आंसरेबल होते हैं? स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स बोलते हैं भाई प्रॉफिट बढ़ाओ अपना। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? कि जो आपका इनपुट कॉस्ट लग रहा है, जो आपका खर्चा हो रहा है रेवेन्यू जनरेट करने का, वो कम हो। और खर्चा सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? लोगों में, जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं। तो वो है ना पीएनएल, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है आपका, ये सब लोग उससे मोटिवेटेड है। तो जैसा आपने बोला, बिकॉज ज्यादा यंग लोग नहीं चला रहे, अगर ज्यादा यंग लोग चला रहे होते अभी हो जाता। लाइक स्टार्टअप्स में अभी होने लग गया है। यू विल सी दैट। एक मिनट, हाँ, सारे स्लो बूढ़े लोगों के लिए शांति। बताते रहिए। सो शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हर इंडिविजुअल को यूज करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी कंपनी आपसे डिमांड करना शुरू कर देगी। लॉन्ग टर्म में जो जिस तरीके से मैं देखता हूँ, नौकरियों का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा जिस तरीके से नौकरियां हैं नाउ। क्या इसके अंदर बहुत सारी नौकरियां कट होंगी? जैसे जैसे हमारे बिजनेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, नई नौकरियां बनती हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस की बढ़ेगी और नई किस्म की नौकरियां बनेंगी ना। वो नई किस्म की नौकरियां क्या बनेंगी, अभी आपको जो भी बोल रहा है उसको खुद नहीं पता। ये हमें नहीं पता, बिकॉज इसमें रेगुलेशन जो गवर्नमेंट्स हैं आपकी, वो क्या करती हैं, हम सब लोग उसकी वेट कर रहे हैं। एक साइड ऑफ थॉट ये है कि गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, मारामारी हो जाएगी, सब लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, तो वो कुछ करते हैं, दे डू रेगुलेशन की। वो जो चिप मेकर्स हैं, जो जीपीओस बनाते हैं, लाइक एनवीडिया या समवन, वो उन्हीं को बैन कर देते हैं, उन्हीं पे रेगुलेशन डाल देते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव आएंगे। इसमें अब वो जॉब मार्केट में क्या बदलने वाला है, ये चीज़ कोई बता नहीं सकता आपको, बिकॉज ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे वेरिएबल्स गवर्न कर रहे हैं, बट कुछ सिनेरियोज मैं आपको बता सकता हूँ जो मैंने पढ़े हैं। एक सिनेरियो ये है कि रेगुलेशन किक इन कर जाती है, गवर्नमेंट को डर लगता है कि यार सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, और सोशल अनरेस्ट हो जाएगा तो जो मेरी वोट देने वाली पॉपुलेशन है, जो जनता मुझे वोट देगी, यही मुझे वोट नहीं देगी कि हमारी नौकरियां चली गई। तो उसके अंदर व्हाट दे डू इज वो रेगुलेशन लाते हैं। रेगुलेशन कैसे ला सकते हैं कि जो जीपीयूज हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, जिसके ऊपर ये सारी टेक्नोलॉजी चल रही है, एनवीडिया जो ये एएमडी जो ये कंपनियां कर रही हैं, इन्हीं पे जाके रेगुलेशन लगा देते हैं कि आप नई चिप्स बना ही नहीं सकते, बनाओगे तो गवर्नमेंट से परमिशन लेके देनी है। ये एक तरीका है कि चैट जीपीटी ऐसी टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल किया जाए। दूसरा तरीका इसमें हो सकता है कि जैसा हमने बताया, हम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में हैं, सबको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, कई नौकरियां कटने लग जाती हैं, बट फिर अलग तरीके की नौकरियां इमर्ज करती हैं, जो जैसा थोड़ा मेंटल हेल्थ के अराउंड, एथिक्स के अराउंड। अभी क्या है, बिजनेस में एथिक्स, मेंटल हेल्थ ना देखा नहीं जाता। हम बातें करते हैं, कुछ भी देखा नहीं जाता। एट एनी कंपनी लेवल वो एक डिपार्टमेंट होगा, 2-4 लोग होंगे, बट वो पूरे प्रोसेस का पार्ट नहीं है। And that is to do with sustainability also, ESG, environment sustainability, all of that, वो green energy, सब कुछ
वो अभी बहुत बोलने वाली टर्म में है, अच्छा लगता है कॉन्फ्रेंसेस में जाके, डावोस में जाके बात करना इस बारे में, बट रियलिटी है कि हम प्रॉफिट से गवर्न होते हैं आने वाले टाइम में, बिकॉज कंपनीज के पास स्कोप ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो गवर्नमेंट्स रेगुलेशंस ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी कि भाई आपको और चीजें भी देखनी है, आपके सिर्फ शेयर होल्डर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके बिजनेस के अराउंड के और लोग हैं, उनके अराउंड भी आपको सोल्यूशंस बनाने हैं, तो ज्यादा लोग लेंगे। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है ये गवर्न करने वाला है, बट एक चीज कंफर्म्ड है कि चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई, ये कंप्यूटर का नेक्स्ट लेवल है, ये जमाना बदलने वाले हैं, बट गवर्नमेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। ओके, जब मैं कोई भी पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ, मेरे दिमाग में क्वेश्चंस टपकते हैं, मुझे पता नहीं कहाँ से, पर मुझे पता रहता है कि क्या पूछना है अब, ठीक है, राइट। अब 3-4 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में फ्लैश हो रहे हैं। अच्छा, पहला सवाल ऑब्वियसली गवर्नमेंट ओरिएंटेड सवाल है, क्योंकि हाल ही में मैंने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ इंटरव्यूज किए टीआरएस इंग्लिश के लिए, ठीक है, बहुत कुछ सीखा वहां से कि वो लोग किस नजरिए से सोच रहे हैं, एंड ये मैं खुल के कह रहा हूँ। दूसरा फैक्टर, मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल फिर से लूंगा। जब T20s इंट्रोड्यूस हो रहे थे दुनिया में, आप शायद 6 या 7 साल के थे, ठीक है, 2006-7 में हुए थे, राइट। हाँ, मुझे याद है वो माहौल का क्या था तब। T20s पर जब एनालिसिस होती थी, किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है इस फॉर्मेट में, एंड ओवर टाइम T20 इवॉल्व्ड बाय इटसेल्फ, ठीक है, राइट। जैसे कि हर किसी को लगा कि स्पिन बॉलिंग अब खत्म होने वाली है, स्पिनर्स होने ही नहीं वाले, और आज राशिद खान एग्जिस्ट करते हैं, यूजी चहल एग्जिस्ट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत रैंडमनेस डेफिनेटली स्टार्ट होने वाली है, बट कुछ प्रिडिक्टेबल पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हर किसी को पता था कि ओपनिंग बैट्समैन बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, जो बैट्समैन अग्रेसिव खेलते हैं उनकी परफॉर्मेंस T20s में भी अच्छी होगी, गौतम गंभीर, सहवाग एटसेट्रा, ठीक है। उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी द ओनली प्रिडिक्टेबल फैक्टर इज ह्यूमन फैक्टर्स। जैसे 4 C's का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने 4 C's में किसी भी इंसान को ट्रेनिंग दे दी तो इट्स लाइकली कि उनका जॉब सेफ रहेगा। एक कॉन्ट्रोवर्शियल मेरा खुद का ओपिनियन, ये बहुत एक्सपीरियंस बेस्ड ओपिनियन है जो मैंने ऑब्जर्व किया, एंड आई माइट बी एंटायरली रॉन्ग, ठीक है। आई वुड लाइक टू हियर अ जेन ज़ी पर्सपेक्टिव आल्सो। ये मैं जनरलाइज तरीके से नहीं कह रहा हूँ, आई जनरली फील कि जब कोई MBA कॉलेज से ग्रेजुएट होता है, उनकी क्रिएटिविटी हल्के से थोड़ी सी लिमिट हो जाती है, क्योंकि MBA कॉलेजेस में जितना मैंने ऑब्जर्व किया, एटलीस्ट जो मार्केटिंग MBAs होते हैं उन्हें बॉक्स किया जाता है, ऐसे ही सोचो मार्केटिंग के बारे में। चैट जीपीटी के बारे में नहीं सिखाया जाता, सोशल मीडिया के बारे में नहीं सिखाया जाता। सही कह रहे हो। आई हैव नोटिस दैट ऑन एन एवरेज बहुत कम MBA ग्रेड्स होते हैं जो एक्टिवली 4 C's के बारे में सोच रहे हैं, मोस्टली बॉक्स हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड ऐसे ही काम करता है, एंड दैट्स व्हाई द कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैज सो मेनी नेगेटिव नैरेटिव्स इन इंडिया। जितने सारे गेस्ट्स मिले मुझे पॉडकास्ट पर, मैंने ये नोटिस किया कि सबसे खुश मंक्स होते हैं एट द सेकेंड लेवल, क्रिएटिव प्रोफेशनल, सिंगर्स एटसेट्रा, फिल्म राइटर्स, एक्टर्स नहीं, और सबसे दुखी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज होते हैं, और उनकी गलती नहीं है जी, गलती है सिस्टम्स की। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आपको काम करवाते हैं, वहाँ का कल्चर स्मोकिंग ड्रिंकिंग ओरिएंटेड होता है, जहाँ स्मोक ब्रेक्स बहुत ऑफन होते हैं, आपकी हेल्थ बहुत लो हो जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई फील बैड फॉर कॉर्पोरेट इंडिया ऑन एन एवरेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया, आई एम श्योर एक्सेप्शंस हैं, पर जब एज अ प्रोफेशनल मैं कॉर्पोरेट से बात करता हूँ, लाइक मैं एक कॉर्पोरेट टॉक देने वाला हूँ सून, बहुत सारे कॉर्पोरेट टॉक्स दिए हैं। उस कॉर्पोरेट टॉक की प्लानिंग के लिए मैंने एक आधे घंटे की जूम कॉल करी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के साथ, और उस जूम कॉल में क्या बात करी कि मैं उस कॉर्पोरेट टॉक में क्या बात करने वाला हूँ, और मैंने कहा कि मैं हेल्थ के ऊपर बात करूंगा, हाफ एन आवर कॉल अबाउट दिस। और मैं बैठकर सोच रहा हूँ कि यार आपने 30 सालों के लिए इस कंपनी में काम किया, आपने MBAs किए, शायद IIM से MBAs किए, ताकि आप 50 साल की उम्र में जाकर एक 30 साल के लड़के के साथ फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर सके फॉर हाफ एन आवर। लाइक व्हाट इज हैपनिंग हियर? जितनी बड़ी एक कंपनी हो जाती है उतनी ज्यादा स्लो उनकी वर्किंग हो जाती है। अभी GPT के जमाने में बहुत सारे स्लो टीम मेंबर्स की जॉब्स चली जाएंगी 100%। जैसे आई हेट सेइंग दिस, बट बहुत सारे टेस्ट प्लेयर्स को IPL में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले, हाँ, और ये अब सही बोला आपने, प्रोफेशनल दुनिया में होगा। ये जो भी आपने कहा, मैं एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्टली राइट। ओके, नाउ लेट्स गेट टू टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट अगेन।
4 पॉडकास्ट किए स्मृति ईरानी के साथ, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्लस फॉर्मर HRD मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, बहुत कुछ बात करी। पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेसेस है, ही इज द मिनिस्टर ऑफ देम। जयशंकर सर एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जिन्होंने कहा कि प्लीज फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स गाइस, एक्सपोर्ट करो ताकि देश अमीर हो जाए। वही कर रहे हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन वाज विद आर चंद्रशेखर सर। उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन करी, दैट इज द वन दैट वाज मोस्ट इम्पैक्टफुल फॉर मी, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार आई होप, एज इन ही होप्स कि इंडिया एक गेमिंग एंटरप्रेन्योरशिप का हब बन जाए। और दूसरी इंडस्ट्री जिसे उन्होंने हाईलाइट किया, और ये पीयूष गोयल सर ने भी हाईलाइट किया, वो है सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री। सो मेरे अकॉर्डिंग जब यहां से कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जॉब्स चले जाएंगे, शायद इन 2 इंडस्ट्रीज में जॉब इंक्रीज होंगे 4 C's की बदौलत, कोलैबोरेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थॉट एंड क्रिएटिविटी। दोनों इंडस्ट्रीज में जी इन चारों की जरूरत है। अभी आपको जो भी कहना आप कहो। सो आई थिंक गेमिंग इंडस्ट्री की जो आपने बात बोली, वो तो ऑब्वियसली सारा डेटा दिखाता है हमें क्या हो रहा है उसके अंदर। पर गेमिंग एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ मैं समझ गया, क्योंकि गेमिंग एंटरप्रेन्योरशिप में आसान है ना करना। अब जब से अनरियल इंजन और ऐसी टाइप की टेक्नोलॉजीज आई हैं, अपने गेम डेवलप करना भी कंपैरेटिवली ईजियर है, उस पर वीडियोस बनाना भी ईजी है। तो गेमिंग तो हम हर जगह ही दिख रहे हैं, जो नए क्रिएटर्स हैं वो गेमिंग ही तो है, उनके नंबर्स भी ऐसे हैं जो सुन के भी लगता है हाउ आर दे डूइंग इट। तो गेमिंग तो अपनी जगह है, विच एवरीवन नोज। मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग की जो बात है, सेमीकंडक्टर इज पार्ट ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। कि एक तो होता था नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कि भाई आटा बनाया, सॉल्ट बनाया, वो एक ज़माना था। अब बात हो रही है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की, कि कैसे टेक्नोलॉजी को लेके मैन्युफैक्चरिंग बनाए। इंडिया, अभी तक इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज था यहाँ पे लोग थे काम करने के। अब जो अगली ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जिन जिन मिनिस्टर्स की आपने बात की, वो कह रहे हैं कि इन लोगों को स्मार्ट वर्कर्स बनाते हैं, इन लोगों को स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। और जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स, अभी तक हमारा पूरा वर्ल्ड एक कंट्री पे डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर्स के लिए प्रीडोमिनेंटली, वो एक बेल्ट, वो ताइवान, चाइना, दैट होल बेल्ट, राइट। ये कॉन्टेक्स्ट दीजिए यहाँ। तो मतलब चाइना जो है यहाँ पे एनी फर्स्ट लेट्स सी कि सेमीकंडक्टर्स का यूज कहाँ पे आता है। क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स? बेसिकली जो चिप्स होती हैं, जो चिप्स बेसिक मतलब जो इंटेल वगैरह इन कंपनीज की चिप्स होती हैं, इसमें सेमीकंडक्टर लगते हैं। नाउ एनी कार यू लुक एट, आप कोई भी फोन देख लीजिए, आप ये लाइट देख लीजिए, आप ये कैमरा देख लीजिए, हर जगह चिप्स लगी हुई हैं। बिकॉज ये कंप्यूटर की तरह कैसे वर्क करना है, कैसे मल्टीपल चीज़ों को लेके एक स्पेसिफाइड आउटकम देना है, वो चिप्स में डिजाइन होता है बड़े बड़े सिंपल तरीके से। नाउ अभी तक बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेजेस, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी पुश, बिकॉज ऑफ लेबर, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, चाइना के अंदर नंबर 1 था चाइना। अब जब कोविड आया तो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज हुई चिप्स की। आपको याद होगा ऑक्सीमीटर जब उस सेकेंड वेव में सब लोग ढूंढ रहे थे, वो इसलिए नहीं मिल रहा था बिकॉज उसमें कुछ लोग कहते थे चिप्स भी लगती हैं, नहीं मिल रहा। मतलब चाइना से सबको डिपेंडेंस थी, सबने रियलाइज किया ग्लोबली कि भाई एक कंट्री पे तो डिपेंडेंट होंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। नाउ चाइना का रिप्लेसमेंट क्या है? कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे लोग हो, कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे जो गवर्नमेंट हो वो अग्रेसिव हो, कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे टेक्नोलॉजी समझने वाले लोग हो। अब आप बताओ ये 3 चीजें मैंने आपको बोली, कौन सी कंट्री आपके दिमाग में आती है? हवाई नहीं, सॉरी भारत, मेरा भारत महान। बोलो। So, आपका जो भारत महान है, इसको सब लोगों ने महान माना, अक्रॉस द वर्ल्ड समझ आया कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। नाउ इसको देख के हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत पुश किया, इंसेंटिव्स दिए, काफी पार्टनरशिप्स हो रही हैं। और अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हो जाए, जो अगेन ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आसान नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत मेजर टेक्नोलॉजी एंगल इन्वॉल्व है जो कसम से मेरे को भी ढंग से समझ नहीं आता। अगर ये लोग कर लेते हैं उसे क्रैक, देन आप समझ सकते हो कि आने वाले 20-25 साल हमारे देश में इतनी नौकरियां बनने वाली हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कि कई नौकरियां जो आईटी सर्विसेज से जाएंगी वो यहाँ आ जाएंगी, बिकॉज वो भी एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होंगी। कोशिश कीजिए टू एक्सप्लेन वो टेक्नोलॉजी जो आपने कहा मुश्किल टेक्नोलॉजी है, बेसिक थोड़ा तो लॉजिक बता दीजिए क्या होता है उसमें। सो अगर हम समझे एक सेमीकंडक्टर को, राइट, अगर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा डीप जाएं, तो इसमें 2 या 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब मैं डीप नहीं जाऊंगा, तो मेरी खुद की भी समझ इतनी ग्रेट नहीं है इस पर, जो मेरे एक्सपर्ट्स हैं हमारी टीम में, उन्होंने जो मुझे समझाया मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ। तो एक तो होगा आपके इलेक्ट्रिकल, दूसरा होगा आपके सॉफ्टवेयर,
दो तरीके से मैं देखता हूँ, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल। नाउ सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल साइलोज में अलग अलग लोगों को आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आता है, इलेक्ट्रिकल वाले को इलेक्ट्रिक के बारे में आता है, मिला के नहीं आता लोगों को। तो जो नई नौकरियां होंगी एक अमेलगमेशन होगा, एक मिक्सचर होगा दोनों किस्म की नौकरियों का मिला के। अगेन एक बहुत ब्रॉड लेवल पे मैंने बात बोली है। पर इंजीनियर्स की खासियत ये होती है कि वो कोई भी सब्जेक्ट समझ लेते वो मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, तुम इसलिए इतने सारे मीडिया प्रोफेशनल्स भी इंजीनियर्स होते हैं। हाँ, कोई भी सब्जेक्ट लॉजिक पकड़ लेते हैं। तो आई थिंक जैसा आपने मेरे से पूछा कि अबाउट द इंडस्ट्रीज, गेमिंग ऑब्वियसली हम सब जानते हैं क्या हो रहा है, डेटा दिखा रहा है हमें। क्या इंडिया होगा द ओनली फ्यूचर ऑफ गेमिंग? आई डोंट थिंक सो। इंडिया विल बी वन ऑफ द मेनी, मतलब बहुत देश बड़े बड़े बनेंगे इसके अंदर, इंडिया भी एक होगा उसमें। बिकॉज और कंट्रीज में ना आप देखोगे प्रेवलेंस ज्यादा है, एंड इट इज टू डू विद इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। मतलब जो आपका मिडिल क्लास है, जो आपके एक्चुअल कंज्यूमर है, जो बच्चे हैं, उनके घर वालों के पास कितना पैसा है, वो गेमिंग में बहुत कोरिलेशन दिखता है उसका। तो कंपेयर टू और कंट्रीज इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है अभी, बढ़ रहा है। तो इंडिया भी एक वन ऑफ द बहुत कंट्रीज में आएगा जो गेमिंग में बहुत आगे होगी। बट सेमीकंडक्टर, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज जो मैंने आपको एडवांटेजेस बताई देश की, एक हमारा टैलेंट, एक हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रांग पुश, एक हमारा टेक्नोलॉजी के प्रति फोकस जो ये 20-30 साल से है। मुझे लगता है कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, यहाँ पे हमारा कंट्री बहुत मतलब हो सकता है नंबर 1 बन जाए। Okay. अगर मुझे कल एक गेमिंग कंपनी स्टार्ट करनी है तो मेरे पहले स्टेप्स क्या होने चाहिए? तो अगर आपको गेमिंग कंपनी स्टार्ट करनी है, पहले आपको समझना पड़ेगा किस, गेमिंग बहुत ब्रॉड इंडस्ट्री है, राइट? आपको गेमिंग इंडस्ट्री में क्या करना है। ओके, मुझे फोन के गेम्स डेवलप करने हैं, इंडियन पबजी की तरह, इंडियन महाभारत, जहां आप अर्जुना को कंट्रोल करके कौरवों को हरा सकते हो। बताओ मैं कैसे बनाऊं ये गेम? तो अगर हम आपका देखें, आपको एक गेम बनानी है जो लोग फोन पे यूज कर सकेंगे, इसमें 3-4 पहलू होंगे मेरे हिसाब से। एक होगा ऐप की डेवलपमेंट, एक होगा बेसिक आइडिया अबाउट कौन से गेम होने चाहिए, क्या होना चाहिए, स्क्रिप्ट बोर्डिंग है, व्हाटएवर यू कॉल इट। एक होगा कस्टमर्स को लाना, एक होगा कस्टमर्स को एंगेज करना। मैं 3 या 4 हिस्सों में देखूंगा। तो पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं। नाउ मैं अज्यूम करता हूं कि आप टेकी नहीं हो, मैं अज्यूम कर रहा हूं। अगर आप टेकी नहीं हो, सबसे पहले आपको कोई जाके स्ट्रॉन्ग को फाउंडर ढूंढना पड़ेगा जो आपको टेक एंगल से कैसे डेवलप करते हैं ना। आज के ओपन इनवाइट फॉर स्ट्रॉन्ग टेकीज कि बाकी 3 चीज में कर सकता हूं। तो टेक फाउंडर ढूंढना पड़ेगा। नाउ आप तो बियर बाइसेप्स हो, आपको मिल जाएंगे। एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए अगर उन्हें ढूंढना है, सो बहुत सिंपल है, लिंक्डइन पे जाइए, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां पे को फाउंडर्स मिलते हैं लोगों को, बहुत ओपन है। मतलब आप जस्ट राइट लुकिंग टू फाइंड अ को फाउंडर ऑन गूगल, विद इन आपको 2 घंटे के अंदर एड्स टारगेट हो जाएंगे, जो कुछ ग्रुप्स के प्लेटफॉर्म्स के होंगे जहां पे आपको मैच मिल जाएगा विद योर को फाउंडर। तो आप गूगल पे जाके लिखिए, आपको अपने आप मजा आएगा उसके 2-3 घंटे बाद। राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप फॉर बिजनेस। एग्जैक्टली राइट। सो पहली बात तो मेरे हिसाब से जो अगर आपको टेक नहीं आती, सबसे पहले टेक का ढूंढिए, बिकॉज गेमिंग इज ऑल अबाउट टेक। ओके, मान लो यही अर्जुन की गेम लेते हैं, आपको एक गेम बनानी है जहां अर्जुन अपने चैरियट पर बैठे हैं, ठीक है, और बो एंड एरो की गेम है, और आप अलग अलग एरोज यूज कर सकते हो। हाँ। अभी ये मेरा आइडिया है, मेरी एक बहुत अच्छी विजन है। स्काईरिम कभी खेली है आपने? मुझे स्काईरिम की तरह एक गेम बनानी है, ठीक है, महाभारत मीट्स स्काईरिम, या महाभारत मीट्स ड्रैगन बॉल जी, ठीक है। ये मेरी विजन है, बहुत क्लियर विजन है। अभी अनरियल इंजन और मेरे टेक को फाउंडर के साथ अब मैं क्या करूं? अभी उनकी गेम है, इज द बॉल इन देयर कोर्ट। इट इज इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज अभी क्या गेम क्या बनानी है, किस सेगमेंट के लिए बनानी है, उसके ऊपर क्या आपने रिसर्च की है, क्या आपकी गट है, क्या डिजाइन होगा, क्या स्टोरी बोर्ड होगा, कौन से कंपेरिटर है, किस तरीके से आप क्या शॉर्ट फॉर्मेट गेम चाहते हो, लॉन्ग फॉर्मेट चाहते हो, आपकी मोनेटाइजेशन एडवर्टाइजमेंट से होगी, आपकी मोनेटाइजेशन इन ऐप परचेज से होगी, आपकी मोनेटाइजेशन सब्सक्रिप्शन से होगी। ये बहुत क्वेश्चन है। पहले आप ब्रॉड लेवल पे समझो आपको पहले बनानी किसके लिए। ये 2 तरीके हैं, या तो आपको एक सेगमेंट ऑफ कस्टमर पता है, या आपको एक आइडिया पता है। द सेम पीपल हु आर प्लेइंग पबजी, सो लेट्स से द सेम पीपल हु आर प्लेइंग पबजी, मैंने इनकी एक एज डेमोग्राफिक समझी कि ये लोग 12 से 24 की उम्र के हैं, हाइपोथेटिकली मैंने समझा इस उम्र के हैं। अब इस उम्र के लोगों के अंदर मैंने देखा कि किस तरीके के गेम्स खेल रहे हैं। पबजी हो गया, बाकी जो भी गेम, मैं खुद गेमिंग इतनी करता नहीं तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मैंने पहले फिगर आउट की ये लोग कर क्या रहे हैं। उससे मैंने आइडेंटिफाई की पैटर्न्स क्या हैं, किस किस्म की गेम चल रही है, किस किस्म के मोनेटाइजेशन वर्क कर रहा है। बिकॉज आप कुछ भी गेम बनाओगे, पैसा कमाना इज द एंड गोल, तो आपको देखना पड़ेगा पैसा कहाँ पे है।
आपको कई ऐसे गेम्स होंगे जिसमें मिलियंस ऑफ डाउनलोड होंगे, जीरो कमाई होगी। वो आपको नहीं करना है। आई एम अज्यूमिंग आप चैरिटी नहीं खोल रहे हो, आपको एक बिजनेस बनाना है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कौन से गेम चल रहे हैं इस सेगमेंट के लिए, उन गेम्स में क्या क्या कॉमनैलिटीज थी। आई थिंक मोस्टली मॉडर्न डे में रेवेन्यू मॉडल्स गेमिंग के लिए इन गेम परचेजेस होते हैं, जैसे कि एक पबजी में और ज्यादा अच्छी गन खरीदना या जो भी फोर्टनाइट में आर्मर खरीदना। राइट। तो इन गेम परचेजेस के लिए आपको एक होता है, उसे कहते हैं कि स्टिकीनेस टू द गेम। वो एक इंग्लिश वर्ड है स्टिकीनेस, कितना एडिक्टिव गेम है आपका, आपको वो समझना पड़ेगा। उसके लिए आज की डेट में काफी गेमिंग कंपनीज में द साइकोलॉजी एंगल इज बिगर देन द टेक एंगल। मतलब वो कस्टमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, किस तरीके से उनका मानसिक बिहेवियर वर्क करता है, किस तरीके से उनका दिमाग चलता है, उसको ज्यादा फोकस करते हैं। बिकॉज टेक तो आसान है, टेक तो बहुत लोगों को आती है, आपको और मेरे को नहीं आती होगी, पर बहुत लोगों को आती है। तो टेक वाले लोग मिल जाते हैं। तो एक मिक्सचर होता है एक साइकोलॉजी टेक का। अगेन आपके पास आइडिया होगा, उस आइडिया को लेके साइकोलॉजी और टेक के एंगल से देखा जाएगा, एंड देन फिर उसके ऊपर पूरा प्लान बनता है। फॉर मी द ग्रेटेस्ट टेक स्टोरी, दुनिया की सबसे लेजेंडरी टेक स्टोरी, स्टीव जॉब्स और एप्पल की टेक स्टोरी फॉर मी। श्योर। वुड यू से इट्स द सेम फॉर यू? It's tough to say, but yeah, it's one of the big, मतलब सबसे बढ़िया, one of the best stories. उनका ब्लूप्रिंट सिंपल था, एक स्टीव जॉब्स टाइप लीडर चाहिए, जिसकी क्रिएटिव विजन है, जिसकी लीडरशिप ओरिएंटेड विजन है, और एक स्टीव वॉजनियाक चाहिए रहता है, जो एक टेक एक्सपर्ट है बेसिकली। बिजनेस एक टीम स्पोर्ट होता है जी, और भारत में बहुत सारे वॉजनियाक्स हैं, टेक एक्सपर्ट्स, बहुत कम स्टीव जॉब्स हैं। आई थिंक आपकी जनरेशन में बदलाव आ रहा है जी। आपकी जनरेशन में मिक्स है, वॉजनियाक्स भी है, स्टीव जॉब्स भी। ओके, आपके अकॉर्डिंग अगर हमें और ज्यादा स्टीव जॉब्स बनाने तो क्या करना चाहिए? आप आई थिंक स्टोरी टेलिंग, बेचना आना चाहिए आपको। अगर आप स्टीव जॉब्स को भी देखोगे, मैंने कहीं पढ़ा था, आई डोंट नो कितना सच है, कि स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी में एक लाइन कोड का नहीं लिखा। मैंने पढ़ा था, आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट, मेरे ख्याल से एक्यूरेट ये बात है। उसने कभी खुद कोड नहीं किया, बट जब वो बात करता था, जब वो आईफोन प्रेजेंट कर रहा था, जब वो मैक प्रेजेंट कर रहा था, तो जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहा था, वो समझ रहा था वो किसको बेच रहा है। वो उनके तरीके से स्टोरी टेलर अच्छा था। तो आपको बेचना आना चाहिए, और आपको जिसको बेच रहे हो उसको समझना आना चाहिए कि उसके क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं। अगर आप वो कर पाओगे, आई थिंक आधा काम तो वहीं हो गया। और क्रिएटिविटी भी होती है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड थॉट, वो सब इट्स ऑल कोरिलेटेड ना। इट्स एक बार अगर मुझे समझ आ गया मैं किसको क्या बेच रहा हूँ, उसकी क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, मैं प्रोडक्ट में भी डालूंगा ना वो। मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन में नहीं डालूंगा। अगेन कमिंग बैक टू द गवर्नमेंट एंगल जी, कि आर चंद्रशेखर ने कहा गेमिंग एंटरप्रेन्योरशिप को टारगेट करो। वॉजनियाक्स भरे पड़े हैं भारत में, राइट। बड़े बड़े टेक को फाउंडर्स ऑलरेडी हैं यहाँ, राइट। पर स्टीव जॉब्स या तो ढूंढने हैं भारत को, या तो क्रिएट करने हैं। आई होप कि यूट्यूब कंटेंट के थ्रू लोग चीजें सीखें। और आई थिंक बहुत सारे स्टीव जॉब्स ऑलरेडी हैं। चैलेंज क्या है कि कईयों में ईगो है, कई अपने कोकून में बैठे हुए हैं, कई लोगों को अपनी पाई शेयर नहीं करनी। आप अगर कई लोगों का है कि अगर मैं ही स्टीव जॉब्स हूं तो मैं वॉजनियाक को हायर कर लूंगा, वो उतना इक्वल का दर्जा नहीं दे रहे मेरे हिसाब से। कुछ अगर मैंने भी कई लोगों से बात की जो मुझे भी लगा कि गुड स्टोरी टेलर्स, बिजनेस वाले हैं, टेक फाउंडर क्यों नहीं है उनके पास, तो मुझे समझ ये आया कि उनमें वो क्षमता नहीं है देने वाली। टीम प्लेयर्स नहीं है। हाँ, टीम प्लेयर नहीं है, छोटा सोचते हैं। उनको है कि भाई मैंने ये आइडिया है, मैं तो हायर कर लूंगा, 30-40 लाख का बंदा आता है, इतनी की इक्विटी ले ले, इतनी वैल्यूएशन है। मतलब जितने भी सोशल मीडिया स्टार्स और यूट्यूबर्स फेड आउट हो जाते हैं, और बहुत सारे हुए हैं। हाँ, ठीक है। इन एवरी सिंगल केस यही प्रॉब्लम है। हाँ, सोलो प्लेयर मेंटालिटी। हाँ, और जितने भी लोगों ने सर्वाइव किया टीम प्लेयर मेंटालिटी लेके सबको लेके चले हैं वो। तो आई थिंक स्टीव जॉब्स तो बहुत है, मेरे को लगता है स्टीव जॉब्स ज्यादा होंगे। ओके, तो मेरी पर्सनल टेक है। ओके, बट कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक एग्जांपल, रियलिस्टिकली क्या गेमिंग और सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्रीज में ये अकॉर्डिंग टू मी आर द टू टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर, मे बी फॉर इंडिया? आई थिंक टॉप मोस्ट तो बोलना विल बी अ बिग स्टेटमेंट, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स को आई लुक एट स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रॉड लेवल। गेमिंग डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, बिगेस्ट एंड ऑल, तो आई डोंट थिंक सो। बट ओके, आपने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत बार मेंशन किया है, इसका मतलब क्या है? हाईली एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, या बेसिकली स्केल। ओके, बहुत सवाल है ये। मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है? मैन्युफैक्चरिंग होती है कि मान लो हमारे सामने ये बेल है, अब ये बेल को
किसी ने तो आपने खरीदी है, आपने एक स्टोर से खरीदी है, वो स्टोर को किसी होलसेलर ने दी होगी, जो बीच वाला आदमी होता है, वो होलसेलर जो है उसको जिसने एक्चुअली बनाई थी ये बेल, उसने होलसेलर को बेची होगी, होलसेलर ने आपके स्टोर को दी, स्टोर ने आपको बेची, एग्जाम्पल। तो जहां ये सोर्स में जहां बन रही है, ये या तो ये असेंबलिंग हो रही है कि छोटी इसका एक पार्ट यहां से लिया, एक पार्ट यहां से लिया और मैंने एक जगह जोड़ के बना दी, तो असेंबली मैन्युफैक्चरिंग काफी लोग उसको एक ही मानते हैं। असली मैन्युफैक्चरिंग होती है कि एट द बेस लेवल, कि जो आपका इसमें रॉ मटेरियल भी यूज हुआ है वो भी मैंने ही बनाया, मतलब मैंने बनाया या मैंने जोड़ा, मैंने उसमें कोई वैल्यू एडिशन की करके मैं एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया, एंड देन फिर आगे मैंने होलसेलर को दिया, उसने आपको रिटेलर को दिया, रिटेलर ने आपको दिया। ओके, जो एडवांस लेवल पर चाइना बहुत सालों से करते बहुत सालों से कर रहा है, और वो वर्ल्ड के लिए कर रहा है, अपने देश के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए कर रहा है। जो हमारी गवर्नमेंट भारत के लिए चाहती है कि हम अब अगले फेज के चाइना बने, जो आप मेड इन चाइना हर शर्ट पर, हर खिलौने पर देखते हो जी, वो मेड इन इंडिया में कन्वर्ट होना चाहिए। कुछ नौकरियां ही बनेंगी। क्या ये असल में होगा? आई थिंक आपको एक सिंपल सा स्टैट देखना चाहिए। इंडिया की जीडीपी 75 ईयर्स में $3.5 ट्रिलियन है। 75 ईयर्स में, अगले 7 साल में हम $3.5 ट्रिलियन और ऐड करने वाले हैं। सो जो देश ने 75 ईयर्स में किया, अगले 6 या 7 साल में सेम चीज होने वाली है। ये प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन नहीं, फैक्ट है, ये डेटा है। गवर्नमेंट डेटा भी यही कहता है। आप कोई रिपोर्ट भी पढ़ोगे मैकिंजी या किसी की भी, यही आपको दिखेगा। पर क्या ध्रुव राठी है कैसा? आई लव यू ध्रुव, आई लव यू ब्रो, आई लव यू। जब मैं ध्रुव राठी को नेम कर रहा हूँ, आई एम and I think it's very important to criticize any government. Yeah. It's a part of society that even the government understands. Yes. पर honestly, जो भी criticism government को मिलता है, I love you Dhruv. I will give you all the hugs and kisses in the world. मैं centrist हूँ भाई, मैं right wing नहीं हूँ। पर honestly, जो economic criticism government को मिलता है, like हाल ही में मेरे घर पे एक house party थी। अच्छा। और वहाँ एक डेटा कंपनी, सम कंपनी दैट डज डेटा, उसकी एक एग्जीक्यूटिव आई थी। शी मेंशन्ड कि जो स्टैट्स रिलीज होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो एक्चुअली ट्विस्टेड होते हैं ताकि फॉल्स नैरेटिव्स बाहर निकले फॉर जियोपॉलिटिकल पर्पसेस। आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज। तो वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो जाते हैं ना, मतलब सब गवर्नमेंट्स कर रही हैं। ऐसा नहीं इंडियन गवर्नमेंट ही करती है, अमेरिकन भी करती है, रशियन भी करती है। तो अगर एक बड़े बेसिक तरीके से वो 15-20% वैसे डिस्काउंट करते हैं जो भी एक गवर्नमेंट कह रही होती है, वो फैक्टर्ड इन है। सो शी इज नॉट रॉन्ग, बट बाकी लोग भी बेवकूफ नहीं है। बाकी गवर्नमेंट वालों को भी दिख रहा है क्या हो रहा है। सो जो भी डेटा आता है उनको पता है कि थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेटेड है ही, हर कंट्री का होता है, बट स्टिल उनको ग्रोथ दिख रही है देश में, स्टिल उनको देश के अंदर दिख रहा है कि क्या होने वाला है। सो आई थिंक इंडिया डेफिनेटली, मैं तो बहुत ही बड़ा बुलिश हूँ। आई एम अ वेरी बिग बुल ऑन इंडिया। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स मिले मुझे, और मुझे बहुत सारे लेफ्ट विंग वाले एंटी मोदी एंटरप्रेन्योर्स भी मिले, हर कोई बुलिश है, बहुत बुलिश। और पता है काफी सारे एंटी मोदी लोग एंटी कैपिटलिस्ट भी होते हैं ऑफन। वो लोग बुलिश नहीं है, आई डोंट टेक देयर ओपिनियन, क्योंकि वो एंटी एंटरप्रेन्योरशिप भी है। दे डोंट नो हाउ ग्रोथ वर्क्स इन जनरल यार। आई एम नॉट सेइंग एंटरप्रेन्योर्स आर बेटर देन अदर ह्यूमन बीइंग्स, पर अक्सर मैंने लाइफ से जाना कि एंटरप्रेन्योर्स की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो हर दिन इतने सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, खुद के बिजनेस को सर्वाइवल मोड में नहीं ग्रोथ मोड में चला रहे हैं। एंड डेफिनेटली वो एक गवर्नमेंट को एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। अगर ये लोग कह रहे हैं कि दे आर बुलिश अबाउट इंडियाज ग्रोथ इज प्रोबेबली लुकिंग गुड ऑल इन ऑल, कीपिंग इन माइंड एंटी मोदी नैरेटिव्स एज वेल। अभी बताइए, बैक टू द जीडीपी कॉन्वर्सेशन, जो आपने कहा कि अगले 3 सालों में, अगले 7 सालों में 75 इयर्स जितनी ग्रोथ होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अराउंड जो लोग हैं सब अमीर बनने वाले हैं, जितने अभी हैं उससे ज्यादा अमीर बनने वाले, मोस्ट ऑफ देम इंक्लूडिंग अस, द वे जिस तरीके से मैं देखता हूँ। तो देश के अंदर ग्रोथ डेफिनेटली है। अब चक्कर क्या है कि ग्रोथ जो लोग पहले देख पा रहे हैं, जो लोग पहले अपना बेस बना पा रहे हैं, उनके पास अनफेयर एडवांटेज होगी 5-7 साल बाद। मतलब अमीर लोग ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ, वो तो फैक्ट है। गरीब लोगों को क्या होगा? तो गरीब लोगों के लिए तभी तो गवर्नमेंट को नौकरी की टेंशन है, तभी तो मैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को पता है कि नई किस्म की नौकरियां बनानी पड़ेंगी। नौकरियां नहीं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि जो गरीब लोग, अगेन इंडिया का मिडिल क्लास, आज की डेट में आपके आपसे इंडिया के मिडिल क्लास में कितने लोग हैं? मिडिल क्लास इज समवन एट अ फैमिली लेवल जो 5 से 30 लाख के बीच में कमाता है। कितने होंगे आपके हिसाब से? एटलीस्ट 800 मिलियन। 800 मिलियन मतलब 80 करोड़। हाँ, नहीं 32 करोड़ है।
ओके नंबर इज 32 करोड़ Okay. राइट नाउ. ओके 10 साल में 32 करोड़ का नंबर 70 करोड़ हो जाएगा. तो एक नया मिडिल क्लास आ रहा है इस देश में, जिसकी फैमिली अमीर नहीं थी. ये फर्स्ट जनरेशन पैसा है, ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से ड्रिवन है. ये टिपिकल मिडिल क्लास की तरह नहीं सोचते, ये रिस्क अवर्स नहीं है, ये रिस्क लेना चाहते हैं. इनकी एस्पिरेशंस बड़ी हैं, डिस्पोजेबल इनकम हाई है. आप देखो इंडिया की सेविंग्स परसेंटेज होती है राइट, हाउस होल्ड सेविंग्स ऑल टाइम लो, एवरी ईयर गिरते जा रही है. और अच्छी बात है ना इकोनॉमी के लिए, लोग खर्चा बढ़ा रहे हैं. आपके भी दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स भी होंगे, जितना वो सेव करते थे. आप तो चलो बहुत पैसे कमाते हो अलग बात है, बट अगर आप नहीं भाई, मैं देश का बेटा नहीं. गो ऑन टैक्स देता ना, यू अर्न मोर टू पे मोर टैक्सेस. I earn more to first take care of me and my people because charity begins at home. And in Yeah. saying that, ये एक अलग ही tangent पर जाने वाले conversation पर जब आप खुद लाइफ में सोशल वर्क स्टार्ट करते हो ना जी. कि वर्क के साथ एक मीनिंग अटैच हो जाता है, वर्क बिकम्स इजियर, यू गेट नेचुरल मोटिवेशन. ट्रू. आई थिंक दैट्स द बिग एडवांटेज ऑफ इंडियंस बिकमिंग रिचर. जब Yeah. बहुत सारे अमीर भारतीय और ज्यादा अमीर हो जाएंगे तो सोशल वर्क का एंगल भी डेफिनेटली बढ़ेगा. हाँ. ऑब्वियसली. बट एनीवे गो. हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक नया मिडिल क्लास आ गया है. जो नया मिडिल क्लास है, इसके बाद डिस्पोजेबल पैसा है, ये सेविंग्स कम कर रहा है, खर्चे ज्यादा कर रहा है, ग्रोथ में ज्यादा मानता है. तो देश के अंदर क्या हो रहा है, एक एस्पिरेशन बढ़ गई है. अगर मान लो कोई आपके यहाँ, आपके हाउस में कोई हाउस हेल्प है, पहले उनके पास एक बेसिक फोन भी होता तो बड़े खुश होते थे. आज की डेट में अगर लेटेस्ट फोन विद 12 मेगापिक्सल कैमरा ना हो तो वो बहुत दुखी है. और ये गंदी बात नहीं है, ये अच्छी बात है. बिकॉज वो अपना लेवल बढ़ा, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं, खुद बढ़िया फोन यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं. तो एक एस्पिरेशन बढ़ रही है देश की. तो देश तो आगे बढ़ ही रहा है आपके सामने. बट जॉब क्रिएशन जो है, इस पे सबका फोकस है. बिकॉज ये ना हो कि जो पिरामिड है देश का, ऐसे से ये नैरो बनता जाए, हमें वाइड बनाना है पिरामिड. वी नीड टू मेक अ वाइड पिरामिड कि जो बीच वाले लोग हैं, नीचे वाले लोग हैं, इनके पास भी पैसा हो. ये ना हो कि कॉन्सेंट्रेट हो जाए पैसा. कंसिडरिंग कि चैट जीपीटी अब आ चुका है, तो और रिस्क है. ओके. तो इन लोगों का क्या होगा जिनके पेरेंट्स मिडिल क्लास लाइन के नीचे थे, अभी उन्होंने एंट्री करी है मिडिल क्लास में, इनके जॉब प्रोफाइल्स को क्या होगा, इनके करियर ट्रेजेक्टरीज को क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? सो अगेन जो 5 से 30 लाख कमा रहे हैं, ये मोस्टली सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं. सर्विस सेक्टर मतलब कि या तो कोई टेक कंपनी, मार्केटिंग कंपनी, मतलब कॉर्पोरेट में ही काम कर रहे हैं मोस्टली. मैं फार्मिंग पे अभी नहीं जा रहा, मैं बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट इंडिया की, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी की. तो मेरे हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया, सब लोगों की जो जॉब है, जिनको लगा था जो इनसे काम एक्सपेक्टेड है, वो बहुत ज़्यादा बदलने वाला है. तो आज की डेट में अगर इनको लगता था कि ये 3 चीज़ें मैंने की तो मेरा बॉस, मेरा मैनेजर मेरे से खुश है, 12 महीने बाद, 16 महीने बाद वो 3 की जगह 8 चीज़ें मांगेगा. बिकॉज वो बोलेगा नया लड़का आ गया मेरे पास 21 साल का, ये तो चैट जीपीटी यूज करके, ऑटो जीपीटी यूज करके जल्दी कर रहा है काम. तो अभी वो पॉलिसी मेकिंग, आपके अराउंड के जो पीयर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो सब आपकी तरह हैं. तो आपको थ्रेट फील नहीं हो रही. बट जब नई जनरेशन आएगी जो हर साल ग्रेजुएट करती है और आती है, ये जनरेशन आपको इनसिक्योर फील कराएगी. तो सबसे पहले तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है आपकी जॉब से, आपके एम्प्लॉयर्स की बढ़ेगी. दूसरी बात, स्पेशलाइजेशन का प्रीमियम बढ़ता जाएगा. तो एक तो हो गया जेनेरिक काम करने वाले, जो लोग अपने जेनेरिक काम में ही कोई निश एरिया, कोई छोटा एरिया में घुसेंगे. एक मेरी बड़ी फेवरेट कोट है, डेविल इज इन द डिटेल. गहराई के अंदर ही शैतान है. आई थिंक दैट्स व्हाट, मतलब हिंदी में यही मतलब होगा. सो जितना आप गहराई में घुसोगे, उतना आपको मार्केट में ज्यादा पैसा मिलेगा, उतनी ज्यादा वैल्यू बनेगी, और कम लोग ही घुसेंगे ना, घुसने वाले भी कम ही होंगे. तो मेरे हिसाब से सब लोगों को गहराई में देखना चाहिए, सब लोगों को समझना चाहिए कि उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी. जिस इंडस्ट्री में 2-3 साल पहले वो थे, जहां पे अब नॉर्मल लोगों को हाइक्स मिल रही हैं, ऑफर शॉपिंग सुना होगा आपने, वो सॉफ्टवेयर बढ़ के वो सब बंद हो जाएगा कि बाइक्स दिए जा रहे थे वो देखो निश एरिया में हो सकता है अब भी दिया जाएगा. बट जो एक्सपेक्टेशन आपसे होगी आपके एम्प्लॉयर की, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है. क्योंकि एम्प्लॉयर्स पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, एंटरप्रेन्योर्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा. एम्प्लॉयर्स पे अगर प्रेशर ना भी हो, वो उनको प्रेशर है प्रॉफिट का. एक एम्प्लॉयर का तो माइंड सेट समझो ना आप, जो कुछ भी बोल ले, उसका जो शेयर होल्डर है, मैं पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो तो चाहता है ना डिविडेंड मिले मुझे, मेरे को जो मैंने शेयर खरीदा है उस पर मुझे कुछ आमदनी मिले, कुछ कमाई मिले. तो वो तो यही बोलेगा ना कि यार 3 कंपनियों ने कर दिया है, टेस्ला कर चुकी है, ट्विटर कर चुकी है, आप क्यों नहीं कर रहे?
आपको इतना क्या चैरिटी खोलने का, वो इमोशनलेस है। आप और मैं में इमोशन हो सकते हैं, बट एक बिजनेस इमोशनलेस ही होता है। कुछ भी कोई बोल ले आप, एक सक्सेसफुल बिजनेस इमोशन, बड़े बिजनेस ऐसे ही होते हैं, वो कुछ भी बोल ले, राइट। तो फिर प्रेशर भी होता है, बट मोर देन प्रेशर उनको सीधा दिखेगा ना, पैसे बच रहे हैं और फिर प्रॉफिट बढ़ रहा है। ओके, इस पूरे सिनारियो को एक और नजरिए से अगर देखें तो भारत ज्यादा अमीर हो रहा है, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बढ़ेगी 100%। इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट्स इंडिया में अगले 10-20 सालों में बेचोगे, आप थोड़े से प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हो उस लॉट में से। जनरली अगर आप कोई भी डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्ट बना रहे हो भारत में, जैसे कि मान लो आपने टी शर्ट्स की कंपनी स्टार्ट करी, परफ्यूम्स की कंपनी स्टार्ट करी, प्रोटीन शेक्स की कंपनी स्टार्ट करी, अगर आपकी प्राइस सबसे कम है, आपका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकेगा। हाँ, तो एक तो हो गया टॉप लग्जरी लेवल पे। आप मर्सिडीज वगैरह का देखोगे, 30% उनकी सेल्स ग्रो कर रही है एवरी ईयर, और इतनी ग्रोथ उनकी कहीं नहीं है वर्ल्ड में जितनी इंडिया में। तो एक तो हो गया अल्ट्रा लग्जरी, एक हो गया बॉटम लग्जरी, जहाँ पे मान लो पहले मैं आटा ले रहा था, पहले मैं अनब्रांडेड आटा ले रहा था, अब मैं बोलूंगा मुझे आशीर्वाद का आटा चाहिए, जो भी मतलब ITC का चाहिए, जिसका भी चाहिए, राइट। तो अब मेरी एस्पिरेशन छोटे लेवल के लोग जो जमीन पे हैं, उनकी एस्पिरेशन वैसे बढ़ रही है। उनकी एस्पिरेशन वैसे नहीं बढ़ रही कि मैं रोलेक्स खरीद लूंगा या मैं मर्सिडीज खरीद लूंगा, वो तब भी बहुत छोटे, वो बहुत कम लोग हैं, वो हमेशा कम ही रहेंगे। बट जो आपके एकदम Tier 4, Tier 3, Tier 5 लेवल पे लोग हैं, वो अब बोल रहे हैं कि नाउ मैं सेटल क्यों करूं, थोड़ा सा तो एस्पिरेशन डालता हूं लाइफ में, थोड़ा तो किक डालता हूं, कुछ तो नया करता हूं, वो होगा। ओके, क्या सोच रहे हो 2030s के बारे में फॉर योर ओन बिजनेस, या चलो 2020s के बारे में बात करते हैं। सो हमारे बिजनेस के अंदर हमारा फोकस ये है कि हम एक सर्टेन इनपुट पे टैलेंट को लाते हैं और फिर एक आउटपुट पे लेके जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ मतलब there's a गैप जो हम कवर करते हैं, और ये हम 2 महीने में करते हैं, बड़े रिगरस तरीके से हम ट्रेन करते हैं, और ये ट्रेनिंग भी हम फिजिकली करते हैं, मतलब एकदम गुरुकुल माहौल बनाते हैं। हमारा बड़ा, कभी आप आइए हमारी गुरुकुल में, I'll show you, बहुत अच्छा माहौल है। नाउ जब हम ये इन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, एक एक्स इनपुट को हम वाई पे लेके जा रहे हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि ह्यूमंस कैसे वर्क करते हैं, हमें कोरिलेशन दिख रहा है। मतलब आपको छोटा सा कोरिलेशन देता हूँ कि द मोर अ पर्सन टॉक्स, मतलब एक बंदा जो हमारे कोहट में है, जितना ज्यादा वो ऑपोजिट जेंडर के इंडिविजुअल से बात करता है, उतना डायरेक्ट कोरिलेशन है, उतना अच्छा परफॉर्म करते हैं वो। बड़ा छोटा सा डेटा पॉइंट है ना, आप बोलोगे तो हाँ ऑब्वियस बात है, कॉन्फिडेंस मतलब ये बात तो डेटा दिखा रहे हैं हमें। तो सिमिलरली बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं ऑफ सर्टेन स्किल्स, जिनको हम देखते हैं गहराई में कि क्या डिफरेंस था कि जिस चक्कर में आदमी बढ़ गया। इसलिए हर किसी को रणबीर अलाहाबादी के पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियोस देखने चाहिए। वो जो पुराने वीडियोस आते हैं ना, लड़की पटाने के तरीके, क्लिकबेटी वीडियोस, डाल दो यहाँ पे लिंक में जहां हमने कॉन्फिडेंस की बातें करी है। एक मिनट, यही वीडियो में यहाँ बीच में बिछा दो सारे थंबनेल्स। So coming back to the main thing, right? हाँ. कि जो हमारे we were talking about what were we talking about? The लड़की पटाने के तरीके। नहीं, we are not talking about confidence, right? So ह्यूमन लेसन्स, जो आपने कहा कि ह्यूमन लेसन्स दिख जाते हैं आपको। ओके, हाँ, तो अभी हम गहराई में देख रहे हैं कि क्या टैलेंट को चीजें बेटर कर सकते हैं, हाउ फास्ट कैन वी डू इट। पैरेलली कंपनी क्या चाह रही है, मैं कंपनियों से डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, अमेरिकन कंपनीज से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, वो किस तरीके से चाह रही हैं, स्किल्स इवॉल्व करेंगे, ये हम समझ रहे हैं। अभी हम मेनली टेक में कर रहे हैं, हमारा गोल है हम हर चीज में करें। कल को आप बोलो कि मुझे एडिटर्स चाहिए, वीडियो एडिटर्स, तो मैं कैसे आपको कस्टम लोग डिपेंडिंग जो आपको चाहिए, एक बेसिक इनपुट में 10,000 रुपए के लोग लेके आऊं, जिनको आप लाख रुपए देने की क्षमता दो। मैं तो और स्किल्स में जाना है, साथ ही साथ कंपनी जो इनके साथ हम काम कर रहे हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके अंदर और गहराई में घुसना है कि वो किस तरीके से स्किल्स को देख रहे हैं, कि 2, 3, 4, 5, 6 साल में वो किस तरीके जॉब्स को देख रहे हैं, जिससे कि हम आज के लोगों को ही रेडी बना पाए फॉर दोस 3 और 4 इयर्स। प्रेडिक्शन शेयर कीजिए। प्रेडिक्शंस जो है काफी हद तक प्रेडिक्शंस आर प्रोप्राइटरी, बिकॉज यही हम सीख रहे हैं, यही हमारी असली आईपी है। बट एक चीज क्लियर है कि स्पेशलाइजेशन की तरफ हर कंपनी बढ़ी है। तो आप कोई भी नौकरी कर रहे हो किसी भी डोमेन में, स्पेशलाइजेशन का ही फ्यूचर है, जेनेरिक नौकरियां नहीं चलने वाली। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या? मान लो कंटेंट राइटर की बात करते हैं, कंटेंट राइटर आज की डेट में आप बोलते हैं कि भाई मेरे को कंटेंट राइटर चाहिए, आने वाले टाइम में आप बोलोगे मुझे सिर्फ वही कंटेंट राइटर चाहिए जो रील्स बना सकता है फ्रॉम पॉडकास्ट।
छोटी सोच है। नहीं, नहीं, sure. बहुत आपके कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल Sure, दे रहा हूं, sure. और आई थिंक आप ऑलरेडी करते होगे, आप ऑलरेडी करते होगे, शॉर्ट फॉर्म का अलग होगा, इसका अलग होगा। तो सिमिलरली आप देख रहे होगा कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी रोल्स भी जो है वो मान लो एक बैंक है, तो बैंक पहले मान लो कोई डेटा इंजीनियर हायर करता था नॉर्मली, या डेटा साइंटिस्ट हायर करता था। पहले उनको था कि डेटा साइंटिस्ट को आना चाहिए कि डेटा साइंस वर्क कैसे करती है ना। वो बोलेंगे कि मेरे को बैंकिंग में चाहिए, बैंकिंग में भी मुझे क्रेडिट रिस्क में चाहिए, क्रेडिट रिस्क में भी मुझे जेनजी का क्रेडिट रिस्क का चाहिए। वो मतलब उतना डेप्थ मांगेंगे वो आपसे, स्पेशलाइजेशन बढ़ती जाएंगी। तो एक चीज क्लियर है कि जितना स्पेशलाइजेशन आती जाएंगी उतना लोग प्रोटेक्टेड हैं, बिकॉज आने वाली जॉब्स जनरलिस्ट की कम होती जाएंगी, चैट जीपीटी, एआई, जनरेटिव एआई, इस वजह से और कम होती जाएंगी, स्पेशलिस्ट की और वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके, इस एआई पिक्चर को और ज्यादा ड्रॉ आउट कीजिए। स्पीकिंग अबाउट द साइंस एंड इंजीनियरिंग साइड ऑफ एआई, जितना ज्यादा डेटा भरा एआई में उतनी ही ज्यादा मजबूत वो एआई की सॉफ्टवेयर हो जाती है। करेक्ट? कीप्स गेटिंग बेटर। यस। जिस तरह से चैट जीपीटी की वो सिस्टर कंपनी का जो इमेजेस जनरेट करती है, मिड जर्नी, फॉरगॉट, एक कुछ है लाइक डॉली। हाँ, डॉली। आई एम 110% श्योर वेरी सून एक एआई जनरेटेड वीडियो कंपनी भी निकल के आएगी उसी ओपन एआई के। बट ऑलरेडी बहुत सारे, मेरे को मेरा नाम याद नहीं आ रहा, बहुत सारी ऑलरेडी हाई लेवल। मतलब आपने मान लो अमीगा नात्रा एक बहुत बढ़िया ऑथर है, शी इज कम ऑन द पॉडकास्ट अ लॉट, बहुत सारे किताबें लिखी है महाभारत और रामायण को लेकर। आपने अमीगा नात्रा की पूरी वो किताब एक ये सॉफ्टवेयर में डाल दी, द सॉफ्टवेयर बी एबल टू जनरेट एन एनिमे ऑफ महाभारत आराम से। ये रियलिटी कितनी दूर है? ये रियलिटी आज भी हो सकती है। चक्कर ये कि जो एनिमे जनरेट होगा उस एनिमे में अभी भी फिजिकल काम करना पड़ेगा। क्या टचअप्स करने पड़ेंगे, उसमें अलाइनमेंट नहीं होगी, उसमें कुछ चीजें एकदम ही गलत लगेंगी, कुछ चीजें सिंक में नहीं होंगी। तो आज भी फिजिकल वो जनरेट करने के बाद भी आपको बैठना पड़ेगा विद योर एडिटर, विद योर एनिमेटर और व्हाटएवर। पैरेलली आप जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स को समझते हो, आपका एडिटर जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स को समझता है, वो नहीं समझ रहा अभी। ओके, अगर मुझे वो कंपनी स्टार्ट करनी है, आई नीड अ ग्रेट सीटीओ हु अंडरस्टैंड्स एआई, एम आई राइट? यस। और क्या चाहिए मुझे? आपको ग्रेट सीटीओ का हो या डेटा पर्सन चाहिए, आपको जो एआई समझता है। पैरेलली आपको कुछ हद तक, जो मैं जिस तरीके से देख रहा हूं, आपको सोल्यूशनिंग के लोग चाहिए। एक होता है एआई को समझना, एक होता है उसका प्रोडक्ट बनाना। तो मुझे हो सकता है टेक्नोलॉजी आती हो, बट ओपन एआई थी ना जो चैट जीपीटी लाके आपको और मेरे को यूज करा पाई, तो एंड प्रोडक्ट को समझ, एंड यूजर को समझ पाई। तो बैक एंड बनाने वाले लोग अलग होते हैं जो टेक समझते हैं, टेक्निकलिटीज, जो कंज्यूमर को समझते हैं, जो प्रोडक्ट वाले लोग होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स कहते हैं उनको कंपनीज में। ऐसा टाइप का आपको एक और को फाउंडर अगर मिल जाए। क्या ये दोनों स्किल सेट भारत में है? भर के हैं। मतलब सॉफ्टवेयर तो डेफिनेटली है, भर की। एट द सेम लेवल एज एन अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर? अमेरिका में अगेन इट्स वेरी टफ टू से एट द सेम लेवल, बिकॉज एवरेज आप करोगे तो नो, बट द एब्सोल्यूट टर्म्स वुड बी ऑब्वियसली देयर। ऑब्वियसली देयर, या मतलब कुछ तो ऐसे शुभमन गिल टाइप होंगे एआई इंजीनियर्स। आराम से होंगे। लव यू शुभमन गिल। पर है अपने देश में शुभमन गिल ऑफ एआई है। यस ठीक है। और वहां जॉस बटलर बैठे हैं, मान लो, बट शुभमन की ज्यादा अच्छी लेगेसी होगी। पर ऑन एन एवरेज वहां के इंजीनियर्स ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अभी थोड़े से आगे हैं। हाँ। तो जो दूसरे स्किल सेट के बारे में आपने बात किया, प्रोडक्ट मैनेजर्स या प्रोडक्ट ओरिएंटेड, स्टीव जॉब स्किल सेट, करेक्ट? राइट। वो डेफिनेटली ज्यादा वहां है, पर यहाँ आई थिंक उसकी शुरुआत अब हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि देश में नया मिडिल क्लास आ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम हाई है। हाई डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो अपने पे अपस्किल करेंगे, इन्फॉर्मेशन एक्सेस करेंगे, नई नई चीजें देखेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, तो हो जाएगा। ये अभी तक पैसा नहीं था ना देश में। ओके, तो पैसा जब आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। अब तक हमने वो वाली एनिमे कंपनी क्यों नहीं देखी है? किस वाली? यही जो मैंने अभी बताया कि अमीगा नात्रा की एक बुक डाल दो, एक एनिमे निकल के आएगी। ये कंपनियां, मैं आपको बताऊं, बेंगलोर में ऐसी 20 कंपनियां हैं जो ये जो आप बात बोल रहे हो काम कर रही हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आज वो कंज्यूमर फेसिंग नहीं है। उन्होंने 10 करोड़ 50 करोड़ रुपए मार्केट से रेज भी किए हुए हैं। ये पब्लिक में नहीं आते इतने, बिकॉज अभी उनको पब्लिक में आने का कोई बेनिफिट नहीं है। ओपन एआई कितना आया था पब्लिक में? 3-4 साल से काम चल रहा था इस पे, 5 साल से। कितना आए थे पब्लिक में? हार्डली आए थे पब्लिक में। मतलब अभी सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं और बहुत पैसा लगा हुआ है इनमें। ओके, 100 करोड़ रुपए दे हैव। सो आपको अगले 8, 10, 12, 15 महीने में बहुत सुनने में आएंगे। ओके,
कुछ यूज केसेस शेयर कर सकते हो इन कंपनीज की? आई वांट टू नो कि भारतीय एआई कंपनीज किस नजरिए से सोच रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, वीसी है चमात यूएसए में। उन्होंने 1.5 साल पहले ये कहा था कि, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि जब रेफ्रिजरेटर्स फ्रिजेस निकल के आए थे अर्ली 1900s में, तब लोगों को लगा कि जो एंटरप्रेन्योर्स फ्रिज की कंपनी बनाएंगे वो सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे। बट द ट्रूथ इज दैट जिन एंटरप्रेन्योर्स ने फ्रिजेस को यूज करके और कुछ बनाया, वो एक्चुअली सबसे बड़े कंपनीज बनी, जैसे कि कोका कोला, जैसे कि पेप्सी, राइट। मतलब वो कल्चरली इंपॉर्टेंट कंपनीज बनी। उन्होंने कहा कि आज के जमाने में एआई फ्रिजेस की तरह है, एआई कंपनीज फ्रिजेस की तरह, पर जिन लोगों ने एआई को यूज करके और कुछ बनाया, वो असल में कोक पेप्सी बना रहे हैं। अगले 100 सालों के लिए ये कंपनीज ग्रो करते रहेंगे। उस हिसाब से मैं यूज केसेस पूछना चाहूंगा, जो भारतीय कंपनीज है क्या बना रहे हैं। तो अब भारतीय कंपनीज की अगर हम बात करें तो 2 तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक है प्योर प्ले टेक्नोलॉजी, एक है प्योर प्ले यूज केस। एक है मतलब कि जो एक्चुअल एंड कंज्यूमर यूज करेगा। तो जिस तरीके से मैं देखता हूँ, टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ कम कंपनियां ही काम कर रही हैं, बिकॉज वो बड़ा मुश्किल काम है। जो टेक्नोलॉजी को बेस लेवल पे बदलना, फाउंडेशनली नई नई चीज़ें बनाना, गवर्नमेंट भी उसमें काफ़ी काम कर रही है। कुछ कंपनीज कर रही हैं जिसके अंदर वो टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे जो ओपन एआई की एल्गोरिथम है, जो ओपन एआई का LLM है, जो कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग मॉडल, उसको देख रहे हैं हाउ कैन वी मेक इट बेटर इन देयर ओन कॉन्टेक्स्ट। मतलब अपने अपने तरीके से देख रहे हैं कि क्या एफिशिएंसीज आ सकती हैं, क्या बेटर हो सकता है। द असली गेम जो हो रहा है एआई के अंदर, जैसा आपने बोला कि रेफ्रिजरेटर आने से कोक के धंधे बने, सिमिलरली लोग देख रहे हैं कि कौन से एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं जिसमें इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, और उन बिजनेसेस के अंदर प्रीडोमिनेंटली सर्विसेज बेस्ड बिजनेस हैं, जहाँ पे बहुत ह्यूमन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, बहुत रिडंडेंट काम हो रहे हैं, उनको फोकस कर रहे हैं। उसके अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, नाउ एआई फुली एआई कुछ भी नहीं है, फुली एआई कभी कुछ नहीं होगा। फुली एआई और हाफ एआई का मतलब क्या है? फुली एआई मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स है ही नहीं, एक एल्गोरिथम चल रही थी। मान लो आपको लगेगा चैट जीपीटी फुली है, मतलब इन दैट एस्पेक्ट कि मैं तो कोई चैट जीपीटी के रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं कर रहा ना ओपन एआई के, मैं सिर्फ चैट जीपीटी में आके लिख रहा हूँ। बट कुछ ऐसी ज़्यादातर कंपनियां जो इंडिया में बन रही हैं, वो एआई को यूज़ कर रही हैं, जहाँ पर उन्होंने समझा कि कोई एक सर्विस चल रही है मार्केट में, उस सर्विस के अंदर बहुत ह्यूमन इंटरवेंशन है, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो 8 लोग इन्वॉल्व थे वो ह्यूमन जॉब में, एआई के अंदर कुछ ऐसा मॉडल बना रहे हैं जहाँ पे पुराने डेटा को ट्रेन करके वो 8 लोगों की जगह 2 लोग से काम करा रहे हैं। जो पहले काम 2 दिन में होता था, अब 1 दिन में या आधे दिन में करने की ट्राई कर रहे हैं, और बहुत जगह हो रहा है। तो उसमें एक नाम लेना बड़ा मुश्किल होगा, बट जैसा आपने बोला, वो एआई को यूज करके एग्जिस्टिंग धंधों को बेटर बना रहे हैं। ओके। बैंगलोर के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जितने भी कंपनीज के बारे में आपने सुना है, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इकोसिस्टम के अंदर किस कंपनी को लेकर है, और आप किस तरह की कंपनीज को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? इज एक्साइटमेंट टोटली ड्रिवन बाय प्रॉफिटेबिलिटी, एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि स्पेस, क्या कहते हैं उसको, स्पेस टेक, वैसे भी काफी सारे कंपनीज निकल के आ रहे हैं। बट जनरली बैंगलोर स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में कुछ बताइए। आप बैंगलोर बेस्ड हो ना? यस। ओके। स्पेशलिटी क्या है बैंगलोर में रहकर? आप ओरिजिनली दिल्ली से हो, राइट? क्यों शिफ्ट हुए बैंगलोर? ओके। और दूसरा सवाल ये है कि बैंगलोर की रियलिटी थोड़ी सी ड्रॉ आउट कर दीजिए देश के लिए। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मैं कॉलेज में था, बहुत सारे लोग टारगेट करते कि हाँ बैंगलोर शिफ्ट होना है। आई फील कि देश की मेंटालिटी अब बदल चुकी है, पर देश का स्टार्टअप हब बैंगलोर ही है। बैंगलोर और गुड़गांव, आई वुड से बोथ दीज प्लेसेस। क्या हो रहा है इन दोनों जगहों में प्रैक्टिकली अब 2023 में, और क्या हर किसी को सक्सेस मिलता है बैंगलोर में, ये भी बताइए। सो आई थिंक इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रियल टाउन्स थे वो क्यों हुए थे, और इससे हम कोरिलेशन ड्रॉ करते हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि एक अगर टाउन में टाटा ने एक फैक्ट्री खोल दी जमशेदपुर में, तो उस फैक्ट्री के अराउंड पूरा लाइवलीहुड आ गया। उसके अराउंड हॉस्पिटल खुल गए, स्कूल खुल गए, दुकानें खुल गई, रेस्टोरेंट खुल गए। उसी रेस्टोरेंट में जो लोग जा रहे थे, वो जो लोग पैसे कमा रहे थे, वो और का सर्विसेज खरीदने लगे, मॉल्स खुल गए, सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक इकोसिस्टम बन गया। इसलिए लोग बड़े शहरों में जाते थे या फिर टाउन में जाते थे जहाँ पे एक कॉमर्स होती थी। सिमिलरली अगर हम टेक इंडस्ट्री को देखेंगे तो इंडिया के अंदर
प्रीडोमिनेंटली बेंगलोर है जहाँ पे ये पहले शुरू हुई थी, और इसके अंदर हम क्रेडिट देंगे कंपनीज को, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, जिनके शुरू के कुछ ऑफिस बेंगलोर में थे। यहाँ पे इन लोगों ने खोले अपने ऑफिस। अब इन ऑफिस खोलने से क्या हुआ कि इनके जो एग्जीक्यूटिव्स थे, इन एग्जीक्यूटिव्स ने बहुत कुछ सीखा TCS ऑफ द बड़ी बड़ी कंपनियों में। इन लोगों ने उन कंपनियों से निकल के और कंपनियां खोली। अब इन्होंने और कंपनियां खोली तो इन्होंने और लोग हायर किए, तो कुछ लोग इन्होंने TCS इनसे ही हायर किए, पैरेलली अपने छोटे गांवों से, शहरों से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाने लग गए कि भाई आ जाओ, यहाँ पे चल रहा है। तो शुरू में तो देखम देखी में, रिश्तेदारी दोस्ती यारी के चक्कर में कई लोग माइग्रेट किए, पर जो लोग माइग्रेट किए इन्हीं लोगों ने देश का फ्यूचर बनाया, इन्हीं लोगों ने टेक की पहली लेयर बनाई देश के अंदर। अब धीरे धीरे इनने पैसा कमाया तो इन्होंने और बड़े बिजनेस बनाए, इन्होंने और बड़े पार्क्स बनाए। सिमिलरली इट बिकेम अ साइकिल बन गई कि वो चलती गई, वो बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए। सो अगर आप बेंगलोर को देखोगे, गुड़गांव को देखोगे, तो कोई वजह, कुछ जगहों में ऐसा कुछ खास नहीं है। जो खास बात है यहाँ के लोग, और लोग क्यों, बिकॉज सही टाइम पे सही जगह थे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सही टाइम पे शुरू कर लिया और वो एक साइकिल बन गई। ओके तो इस चक्कर में आई थिंक बेंगलोर में ज़्यादातर लोग टेक के अंदर जाना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है नौकरियां मिल जाएंगी। एक एंटरप्रेन्योर को लगता है लोग हायर करना आसान होगा। एक एंटरप्रेन्योर को लगता है कि जो VC होंगे, जो पैसे देने वाले होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, इन लोगों से पैसा उठाना आसान हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ ढूंढना आसान हो जाएगा। तो सब लोगों को लगता है कि एक्सेस। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बॉम्बे में अगर किसी को एक्टिंग में बॉलीवुड में आने वाले, वो बॉम्बे क्यों आते हैं? आंसर आपके सामने है ना, बिकॉज इकोसिस्टम यहाँ पे। तो सिमिलरली टेक इंडस्ट्री में, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो जॉब हो, लोगों को लगता है कि अगर मुझे स्टार्टअप में कुछ करना है तो बेंगलोर में आसानी होगी। लोगों को लगता है कि असल में आसान होता है। काफी हद तक आज तक आसान था। अब जो हम देख रहे हैं, कई छोटे शहर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट, जहां पे ये एक्सेस डेमोक्रेटाइज हो रहा है। इंदौर तो मतलब, मैं अभी एक और जगह मैंने बात की थी, इंदौर तो एकदम ही अलग लेवल पे चल रहा है अभी। और कौन सा शहर? इंदौर बहुत अच्छा है, इलाहाबाद बहुत अच्छा चल रहा है। कैलकाटा इज नॉट Tier 2, बट कैलकाटा में भी काफ़ी, वो स्टैट्स के बहुत लोग हैं ना वहाँ पे, जो स्टैट्स की वजह से कैलकाटा अच्छा चल रहा है। देन भोपाल साइड इज डूइंग वेरी वेल। और बंगालीज बहुत सुंदर भी होते हैं, इसलिए वो भी होगा। हाँ, सो व्हाट वी आर सेइंग, आपकी थॉट प्रोसेस बड़ी मजेदार है। लवली। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, बट बहुत सुंदर है। आमी तो वहाँ के भालोबाशे। just saying guys. सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, जो भी ये शहर है, अब ऐसा नहीं अब सिर्फ बेंगलोर में ही मुझे टेक की नौकरी मिल सकती है, या सिर्फ बेंगलोर में ही मैं स्टार्टअप खोल सकता हूँ बिकॉज ऑफ इंटरनेट, और जगह भी एक्सेस डेमोक्रेटाइज हो गया। तो आज भी आप देखोगे हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश का इतना स्ट्रांग नहीं है जो सिटीज को कनेक्ट कर रहा है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो आपके रोडवेज हो, चाहे वो पानी हो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हो, जो मोदी गवर्नमेंट का मेन फोकस है। बाय द वे, संजीव सन्याल ने शो पर ये बात कही। यस, मेन फोकस है कि उनके पूरे टेन्योर का मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब मैंने कैबिनेट से पूछा कि क्या ये सच है, कैबिनेट ने कहा नहीं, वी लुक एट 360 डिग्रीज, पर मुझे ऑनेस्टली ऑल इन ऑल लगता है कि मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन इंफ्रा है, बट डिजिटल इंफ्रा को ऑलरेडी कंट्री के अंदर पहुंचा दिया गया है। सो इवन दो आप और मैं बोलेंगे कि आज रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कम है, या फिर पानी कम है, व्हाटएवर, डिजिटली काफी हद तक डेमोक्रेटाइजेशन होनी शुरू हो गई है। तो छोटे शहर वाले का भी, वो भी आपका शो देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉम्बे बेंगलोर वाले लोग आपका शो देख पा रहे हैं, नहीं। मैं हाउ डू यू से दिस, मेरे को एक बहुत गंदा तरीका पता है कि ये मैं कैसे बोलूं। आप बोलिए। नहीं, उतना गंदा मैं नहीं बोलने वाला, बट बेसिकली मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा। इस तरह का कंटेंट आप जैसे लोगों की वजह से, ठीक है, आई नो कि मेरी खासियत है कि मैं अच्छे सवाल पूछता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग मेंटालिटी। इस तरह का कंटेंट 2 साल पहले भी भारत में नहीं था। मेरी इंटेंशन इस कंटेंट को लेकर ये है कि लोगों को बहुत हाई लेवल की एडवांस्ड एजुकेशन आसानी से मिल जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप कि छोटे शहरों में लोग टिकटॉक के बदले ऐसा कंटेंट देख रहे होंगे। नहीं, डेटा दिखाता देख रहे हैं। सो हिंदी पॉडकास्ट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। आई जस्ट वांट मोर अग्रेसिव ग्रोथ, क्योंकि कितनी है भारत की पॉपुलेशन? 1.5, 150 करोड़ होगी। 1.5 बिलियन मान लो। कितना होता है? 150 करोड़, 150 करोड़ अराउंड। और 2 मिलियन कितना होता है? 20 लाख, 20 लाख। अगर 2 मिलियन व्यूज आ गए ना पॉडकास्ट पर, हिट पॉडकास्ट है यार, 20 लाख इन फ्रंट ऑफ 150 करोड़, मतलब कितने लोग नहीं देख रहे इस कंटेंट को।
वो बट कई लोग ना, अगर आपके 20 लाख व्यू आते हैं, जो मैंने अंडरस्टैंडिंग की है, एक्चुअली व्यूज 50-60 लाख होंगे, वो कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है जो कभी कैप्चर नहीं होते आपके उसमें। सो आइडली तो मेरे हिसाब से जो भी आपके व्यूज हैं डबल या ट्रिपल तो कर ही दो। एज अ पॉडकास्टर मुझे फ्रस्ट्रेशन इस बात की फील होती है, दो आई नो वी आर द नंबर 1 पॉडकास्ट इन द कंट्री यार, लाइक एटलीस्ट इन दिस डोमेन हम हैं अभी, लाइक कल्चरली बहुत कुछ किया। बहुत ज्यादा मजदूरी कर रहा हूँ अभी, दिख रहा है यार। आई एम होपिंग इट्स रीचिंग आउट टू नहीं डेफिनेटली tier 3 एटलीस्ट। डेफिनेटली एनीवे, अभी आप समझे कि मैं गंदी चीज क्या कहना चाह, नहीं समझ, मुझे खुद का नहीं है। एनीवे, कमिंग बैक टू द कॉन्वर्सेशन, बैंगलोर और स्टार्टअप हब्स के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या इंदौर में, कैलकाटा में स्टार्टअप कल्चर अभी बढ़ रहा है? अक्रॉस द कंट्री बढ़ रहा है। ओके, तो बैंगलोर में क्या हो रहा है? बैंगलोर के अंदर जैसा आपने देखा, मेच्योरिटी बढ़ गई है। तो पहले क्या था कि एक डिफरेंस बैंगलोर में और शहरों में ये है कि थोड़ी मेच्योरिटी बैंगलोर में अच्छी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड फाउंडर्स ज़्यादा है, जिन लोगों ने पहले एक्सपीरियंस, वेंचर कैपिटलिस्ट ज़्यादा है। तो जिन लोगों ने ये साइकिल देखी हुई है बार बार, जिनको इंडिया के बारे में पता है, इंडिया में क्या चलता है क्या नहीं चलता, वो लोग थोड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। तो एज अ एंटरप्रेन्योर, इफ यू आर स्टार्टिंग अप, इट इज ऑलवेज गुड कि आपको ऐसे लोग मिले जो क्रिटिकली आपको इवेल्युएट करें, क्रिटिकली आपको अपनी सीख से समझाएं। तो मुझे लगता है बड़े शहरों में, बैंगलोर जैसे, फायदा आपको ये मिल जाता है। बस यही डिफरेंस रह गया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, मेरे काफी सारे बिजनेस मेंटर्स है जिनसे मैंने एक की चीज सीखी है, ठीक है। 2015 में जब मेरे खुद के करियर की शुरुआत हुई थी, बियर बाइसेप से पहले मैं एक फिटनेस ऐप लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था। That's how I You were into fitness coaching and all of that, right? हाँ, तो मैंने सोचा कि I'll make an Uber for trainers। बहुत आइडिया honestly, once you get into it, but तभी लगा कि बहुत cool आइडिया। This is 2014, 2015। तब फ्लिपकार्ट ने $1 बिलियन उठाए थे, मतलब एकदम स्टार्टअप का एकदम वो हो रहा था कि नई अगली बड़ी चीज है। और तब वेव था हेल्थ स्टार्टअप्स का, which is why I felt even more motivated, and even VCs were actually, some of them were taking me seriously। Really? हाँ, that time you had nothing like this? कुछ नहीं पता। मैंने क्या किया, मैंने एक नोटबुक उठाई, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज की नोटबुक, जहाँ मैंने सारे नोट्स फाड़ दिए, तो कुछ पेजेस बचे थे, उन पेजेस में मैंने एक्चुअली UI UX ड्रॉ किया। मुझे पता भी नहीं था, हाँ, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था, बट एंड आई ड्रॉ गुड UI UX। ये लेवल के लॉन्च के बाद मैं अभी समझाऊं कि गुड UI UX वर्सेस बैड UI UX क्या होता है, एंड आई ड्रॉन अ गुड UI UX, सो आई हैड अ नेचुरल इंक्लाइन फॉर दैट। उसकी वजह से मैंने बियर बाइसेप्स स्टार्ट किया, क्योंकि एक VC ने मेरे को कहा कि यार मार्केटिंग कर लो सोशल मीडिया पे। और फिर जब मैंने बियर बाइसेप्स की शुरुआत करी, इसलिए शुरू किया था आपने? फिर I realized कि इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है यार। Wow. And that's how then it led to everything else। हिंदी, मंकी, लेवल, सब कुछ। और लेवल में जो अब हम कर रहे हैं ना, इट्स अ वर्जन ऑफ दैट बेसिकली। इसमें मतलब लेवल में आप कर क्या रहे हो, थोड़ा मुझे एक बार एक्सप्लेन, बिकॉज मैं भी ना, मेरे कई दोस्त हैं, जैसा आपने बताया मेंटल हेल्थ एक हमारी जनरेशन में बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली। तो मेरे को जैसे वो पूछते हैं यार क्या करें, एंड सब लोग श्रिंक्स वगैरह पे जाना ना चाहते ना पैसे, तो मुझे लगता है कि जो आप लोग कर रहे हो, थोड़ा आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी टू मार्केट माय ये वही दो एंटरप्रेन्योर्स की केमिस्ट्री। ओके, पर बेसिक मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। मेडिटेशन पूरे तरीके से एक सोल्यूशन नहीं होता, बट काफी हद तक आपकी मेंटल फिटनेस की कोचिंग हो जाती है जी। जिस तरह से आप जिम जाते हो, आपका मसल मास बढ़ता है, आपकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ बढ़ती है क्योंकि आपका मसल मास बढ़ा है। Obviously. उसी तरह से ब्रेन की भी पावर और ब्रेन की स्टेबिलिटी आप बढ़ा सकते हो मेडिटेशन के थ्रू। फिटनेस की दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि अगर आपने 12 घंटे तक कुछ नहीं खाया, आपके पेट को रेस्ट मिल जाती है, और उस रेस्ट की वजह से आपकी बॉडी की हीलिंग बढ़ती है। उसी तरह से आपके दिमाग को भी रेस्ट चाहिए रहती है, जो आपको शायद स्लीप के थ्रू भी पूरी तरह से नहीं मिलती मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि हम फोन्स पर होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको सिर्फ ब्रेन एक्सरसाइज से वो रेस्ट मिलेगी जो मेडिटेशन होती है। अभी हर कोई ईशा फाउंडेशन को ज्वाइन नहीं करने वाला, इस्कॉन को ज्वाइन नहीं करने वाला। लेवल इज फॉर एवरीवन एल्स। न्यूरो साइंस के बेसिस पर हम थोड़े से यंग पर्सन ओरिएंटेड मेडिटेशंस डेवलप कर रहे हैं। तो ये आप कॉर्पोरेट लेवल पे कर रहे हो? हाँ, दैट्स द प्लान। हाँ, बिकॉज वो बहुत जरूरी। मैं खुद आपका कस्टमर बनना चाहूंगा इफ यू जेन्युइनली आस्क मी, बिकॉज ये बहुत कॉमन चीज है। कॉर्पोरेट गेम्स अब शुरू कर रहे हैं। ऑनेस्टली आई फील कि वी वर स्टिल इन बीटा टिल नाउ। Honestly, मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ आपके उस पे। हाँ, we're just developing the product better, क्योंकि टेक प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने ये सीखा है, इट्स वेरी सिमिलर टू रनिंग अ यूट्यूब चैनल इन टर्म्स ऑफ
एक्टिव कस्टमर फीडबैक एंड लेट दैट क्रिएट योर फ्यूचर. मतलब हर पॉडकास्ट के नीचे और हर पॉडकास्ट के आउटरो में मैं कहता हूँ कि प्लीज गेस्ट रिकमेंडेशंस दीजिए. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि व्यूज वहीं से आएंगे. अगर if you're able to land the actual guest recommendations, I know I'll do well. Tech products में logic same होता है. Incremental changes based on input. तो हम काफी हद तक stealth में काम कर रहे हैं. ज्यादा खुल के marketing नहीं कर रहे. Our marketing is only beer biceps right now. Seriously? Yeah, consciously. क्योंकि product और ज्यादा develop हो रहा है ताकि the big growth should come from outside India. क्योंकि तीनों co-founders, they all India first guys. So what is one thing surprising from the insights जो आपने draw की after running something like this about the Indian diaspora? क्या चल रहा है कि जो यंग जनता है 18 to 25 डेमोग्राफिक, वो मेरे एज के लोग से बहुत ज्यादा धार्मिक है, बहुत ज्यादा धार्मिक है. हाँ, मेडिटेशन ओरिएंटेड है. वाओ. और बहुत ज्यादा यही मेंटल फिटनेस ओरिएंटेड है. फॉर एग्जाम्पल जो मेरे दोस्त है एट एज 30-35, you can't imagine the kind of mental health issues they're going through. You can't imagine. कि 20s में आपको लगता है कि पैसे कमाने हैं और फिर आप मेंटल फिटनेस को और मेंटल हेल्थ के बारे में आप सोचते भी नहीं. आपकी एज के लोग सोचते हैं इन चीजों के बारे में, थोड़ा बैलेंस के बारे में सोचते हैं कि दे नो कि द लॉन्ग टर्म गेम इज अबाउट रेस्ट. हाँ, सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो. तो आई फील कि 18 to 25 ईयर्स जेन जी की जनता जितना स्मार्ट मैंने उन्हें you are surprised. You are pleasantly surprised. Yeah. कि उससे ज्यादा स्मार्ट है, उससे ज्यादा ओपन है. मेरे एज के लोग फिजिकल फिटनेस पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे, अब भी करते हैं. Gen Z नहीं करता comparatively. आई थिंक एक फिजिकल और मेंटल का बैलेंस है. जैसे कि अगर आप मुझे 22 ईयर्स के एज में उम्र में मिलते हैं, आई वुडंट इवन बी ओपन टू योगा. आई वुड अज्यूम कि योगा इज फॉर गर्ल्स. बट आपके एज के लोग ऐसे नहीं है. अगेन डेटा की वजह से यूट्यूब. तो अगर आप जेन जी होते तो उसका नाम बियर योगा या कुछ ऐसा होता. I don't know यार. I don't like the name beer biceps honestly. No. But अभी चिपक गया, क्या करें. तो that's what's happening. आपको लोग बियर बाइसेप्स बुलाते हैं, रणवीर बुलाते हैं, like generally. मेरी मम्मी मुझे बियर बाइसेप्स बुलाते हैं. मजाक कर रहा हूँ. देख अब रणवीर बुलाने लगे टीआरएस की वजह से. एंड टीआरएस की वजह भी यही थी कि यार मेरा नाम बियर नहीं है, मेरा नाम रणवीर है. दैट्स व्हाई वी नेम द हिंदी चैनल आल्सो रणवीर. मुझे ड्रॉप ऑफ अभी भी करना है पर नहीं कर सकते क्योंकि ये यूट्यूब का ट्रिपल एच की तरह है. लाइक हमेशा रखोगे अपने नाम के साथ? नहीं यार, आई होप नॉट. आई नो कि मेरे लाइफ में एक फेज आएगा जहां मैं एटलीस्ट 1 साल के लिए गैप ईयर ले लूंगा, क्योंकि मैंने गैप ईयर लिया नहीं है. टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट गैप ईयर. आई नो इट्स 2025. शादी कर लूंगा, 2-3 बच्चे पैदा कर लूंगा एक ही साल में. आई डोंट नो हाउ. गोवा में स्कूलिंग अच्छी है? ऑनेस्टली मैंने रिसर्च करी है इस बात. आई एम श्योर की है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड. और बहुत सारे लोग जो मेरे एज के या तो गोवा शिफ्ट हो रहे हैं या तो देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं. देहरादून, मुंबई और दिल्ली से एटलीस्ट. देहरादून क्यों? देयर इज अ स्टार्टअप कल्चर दैट्स स्टार्टिंग इन देहरादून. और जब आप देहरादून शिफ्ट हो जाते हो, यू हैव एक्सेस टू द हिल्स. And it is not even too far from Delhi. Yeah. तो you can drive. वो लोग पूछ रहे कि are you a beach person or you a mountain person? तो beach people गोवा शिफ्ट हो रहे हैं, mountain people देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं. और देहरादून बहुत अच्छी जगह है honestly to live. देहरादून के लोग ये नहीं मानते. वो ये मानते कि वहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं. पर मुंबई और दिल्ली के लोगों के लिए देहरादून बहुत सही है. My big hope, keeping balance in mind, यही जो मैंने कहा लेवल के बारे में कि 18 to 25 cares about balance. My big hope is कि 10 सालों में होपफुली करंट गवर्नमेंट की वजह से एंटरप्रेन्योर्स को वो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां हम अपने पूरे ऑपरेशंस को, बिजनेसेस को गोवा, देहरादून, नॉर्थ ईस्ट ऐसे जगहों में शिफ्ट. तो ऑलरेडी हो गया है ना विद जीएसटी, यूपीआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो क्या हो रहा है? यही तो हो गया. आई फील कि स्टॉप क्या कर रहा है आपको? कर जाओ. आपकी नेटवर्किंग ना यहाँ ज्यादा तगड़ी होती है, ज्यादा तेजी से. गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती. मे बी द मेटावर्स विल सॉल्व दैट. मे बी पूरी ब्रो कॉन्वर्सेशन बन गई है ये. आपको शादी कब करनी है? नहीं, कभी सोचा नहीं यार. मत करो यार. आपकी हो चुकी है? नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ. आई डोंट नो, लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए शादी. आप कब करोगे? 2 साल में? मैं शादी करूंगा होपफुली
कल नहीं कोई है नहीं मेरी लाइफ में, अगर कोई होती तो कल कर लेता, बट यू शुड डेट फॉर 1 year बिफोर गेटिंग मैरिड, क्योंकि परेटो प्रिंसिपल पता ना, 80-20। अच्छा 80-20, हाँ समझा दो 80-20 प्रिंसिपल। हाँ, तो 80% चीज़ें जो आप करते हो या जो होती हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता, बट 20% चीज़ों से 100% चीज़ों पे, यही है सर, यही हाँ, मतलब है ना? मतलब अगर आप 10 चीजें कर रहे हो एक दिन में, हाँ, उनमें से 2 चीजें ऐसे होती है हाँ, जिससे आपको 80% आपके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। रिजल्ट्स जो भी, हाँ, ठीक है, और जो भी पैसे आप कमा रहे हो, रिजल्ट्स जो आपको मिल रहे हैं, वो एक्चुअली आपके 20% ऑफ योर वर्क टास्क से मिल रहे हैं। ठीक है, और 80-20 काफी सारे लाइफ के डोमेन्स में अप्लाई हो सकता है, पर लाइफ के कुछ ऐसे डोमेन्स होते हैं जहां परेटो प्रिंसिपल पर भी परेटो प्रिंसिपल लगता है, मतलब 80-20 के अंदर भी 80-20। तो 20% में क्या वो 80-20 है? मतलब 4 96-4। वाह 4% आपके लाइफ के इवेंट्स होते हैं जहां 96% इम्पैक्ट होता है, वाह, एंड मैरिज इज वन ऑफ देम। तो जिससे आप शादी कर रहे हो, आप भी देख के करना। हाँ मैं नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद को कह रहा हूँ, या तो अशरफ हकीमी की तरह अपने मम्मी के नाम अपने सारे पोजेशंस कर दो, या तो ट्रस्ट भी कर सकते हैं ना आजकल लोग, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। क्या आप ट्रस्ट खोल सकते हो एंड ट्रस्ट। अच्छा हाँ, ये मैंने फाइनेंस शरण नहीं बताई थी मेरे को बात, बता दीजिए। आई मीन सो बेसिकली शरण की, आई थिंक आप लोगों ने रील देखी होगी, उसमें व्हाट ही सेज इज कि ट्रस्ट आप ओपन कर सकते हो, एंड इफ यू ओपन अ ट्रस्ट, कल को आपका डिवोर्स होता है तो वो 50% जो आपकी वेल्थ यूजुअली चली जाती है टू द स्पाउस, कैन हैपन ऑन बोथ साइड्स, अब वो नहीं होगा बिकॉज वो ट्रस्ट मालिक बन जाता है। तो ऐसी कुछ है, मतलब कौन मुझे, मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं की इस बारे में। मेरे दिल में मेरी मम्मी है ब्रो, सो आई ओनली लव माय बेड एंड माय मामा, आई एम सॉरी। सेम एनीवे, ओके, अब का राउंड खत्म, अब हम असली चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, अक्सर पॉडकास्ट पर, ये पॉडकास्टर्स का भी एक क्रिटिसिज्म होता है, अमेरिकन पॉडकास्टर्स का क्रिटिसिज्म ये है कि मोस्टली इट्स वाइट बॉयज जो सबसे प्रिविलेज्ड होते हैं। आजकल भारत में भी जो वाइट बॉयज ही लग रहे हैं। जब आप शहर में पले बड़े हो, यू आर द वाइट बॉय ऑफ इंडिया, दैट्स द ट्रूथ। अर्बन इंडिया इज कितना 5% ऑफ इंडिया, मे बी इवन लेसर। ठीक है, हम दोनों अर्बन गाइज है, पर असली भारत टियर 2 में, टियर 3 में, टियर 4 में। इस पॉडकास्ट में भी उनकी बातें हो चुकी है। ठीक है, मान लो आने वाले 7 सालों में भारत को ग्रोथ मिली, पर फिर भी काफी सारे लोग मिडिल क्लास लाइन के नीचे होंगे। कितने लोग होंगे रफली? आधी कंट्री मिडिल क्लास लाइन के नीचे होगी। ओके, अभी अगर उन्हें अपस्किल किया जाए या अगर उन्हें एडुकेट किया जाए, किन सब्जेक्ट्स में एडुकेट करना चाहिए? और ये मैं आपको पॉडकास्ट के एंड में पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमने गवर्नमेंट की बातें करी, 4 C's की बातें करी, AI की बातें करी, गेमिंग की बात है। गेमिंग, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी उन लोगों के साथ जो अगले 7 सालों के बाद भी मिडिल क्लास में नहीं होंगे, जो एक्चुअली अपने अगले मील के बारे में सोच रहे होंगे? अगर आपको उनकी लाइफ ज्यादा बेहतर बनानी है तो क्या करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहली चीज़ है जो आपकी कम्युनिकेशन है, यही इंडिया में एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन को हमें थोड़ा और डेप्थ में, थोड़ा और समझ के बनाना पड़ेगा, जहाँ पे हम जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, और ये हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है, हर लैंग्वेज की बात है। इंग्लिश भी आनी ज़रूरी है, बट हिंदी भी आप ढंग से बोलो। आप बोल क्या रहे हो, सोच के बोलो, पहली बात तो ये। पैरेलली आप किस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो? एक तरीका तो ये है कि वो आदमी बोले कि भाई मेरे को मैं आज 5,000 10,000 कमा रहा हूँ, मुझे 30,000 कमाने हैं या 50,000 कमाने हैं। ऐसे नहीं होगा, आपको इंडस्ट्री पकड़नी पड़ेगी कि ये इंडस्ट्री के अंदर मैं अगले 5 साल काम करूँगा, जिससे कि 5 साल बाद जो मैंने सीखा है वो कोई नया लड़का या नई लड़की या कोई मुझे रिप्लेस ना कर पाए, मैं इरिप्लेसेबल बन जाऊँ और फिर मैं कंपनी से ज़्यादा पैसे चार्ज करूँ। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी काम करो इंडस्ट्री फोकस करो, कि आज आप जिस भी इंडस्ट्री में घुस रहे हो प्लीज सोचना कि मैं 8 10 15 साल रहूंगा यहाँ पे, वरना जो आपकी लर्निंग है ना वो कंपाउंड नहीं करेगी। हर 2-3 साल में नया शुरू कर रहे होगे। ये मैंने नोटिस किया कि जेन जीज और जेन अल्फास का प्रॉब्लम होता है, बहुत स्विचेस होते हैं, बड़े नहीं को, तो वो एक आई थिंक नहीं करना चाहिए। पैरेलली एक लेयर टेक की तो सभी लोग जोड़ रहे हैं,
बट आप कुछ भी काम कर रहे हो उसमें लेयर जोड़ने की ट्राई करो टेक की। मान लो आप एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल होगा, बट लेट मी टेक दैट एग्जाम्पल। मान लो आप ड्राइवर हो, आप किसी घर में गाड़ी चलाते हो, या आप कोई प्राइवेट गाड़ी चलाते हो एज अ टैक्सी, आप ओला में चलाते हो। नाउ आज की डेट में भी आपने मैप चलाने सीखे ना। 10 साल 15 साल पहले आपके जो ड्राइवर्स थे वो मैप नहीं सीखते थे, वो नुक्कड़ पे पूछते थे भाई कहाँ जाना है, घूमते रहते। जिन लोगों ने शुरू में सीखे, मुझे याद है जब 2012 13 14 में जब मैप्स आ रहे थे तो कई ड्राइवर एग्जिस्टिंग मना करते थे, नहीं हम खुद ही ढूंढ लेंगे। जिस ड्राइवर ने उस टाइम पे, जो नए नए ड्राइवर्स आ रहे थे यंग, वो मैप पे डे वन से यूज़ करने लग गए, तो उनकी वैल्यू बढ़ गई मार्केट में। हमने ज़्यादा लोग रखने लग गए उनको, उनकी सैलरीज बढ़ गई, पीपल स्टार्ट लाइकिंग देम मोर। सिमिलरली आप जो भी काम कर रहे हो, आप देखो टेक कैसे उसको डिसरप्ट नहीं बेटर बना सकती। इतना बड़ा मत सोचो कि भाई सब उड़ जाएगा, सब मशीनें चलाएंगी, इतना कुछ नहीं होने वाला। बट आप बस देखो छोटी छोटी चीज़ें कैसे टेक से आपका काम बेटर हो सकता है। चाहे वो चैट जीपीटी तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गया, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अगर आप छोटे काम में भी कुछ हो, जो भी कर रहे हो, आपको दिखेगा कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ें टेक की यूज़ करके, यूपीआई यूज़ करके आपकी लाइफ इजियर बन सकती है, आपका जॉब बेटर एफिशिएंटली हो सकता है। तो मैं दैट वुड बी माय थॉट टू देम। एंड अपस्किलिंग मेरे हिसाब से रुकनी नहीं चाहिए। अभी क्या हो गया है कि जिस तरीके से हमने कंट्री को देखा था, हमने अपने पेरेंट्स को देखा था मिडिल क्लास ने, कि वो 24-23 तक पढ़ते हैं, एट बेस्ट 25 तक पढ़ते हैं, 25 से 60 उसी का खाते हैं। वो तो अब खत्म हो गया, वो तो गिवन है। तो दैट अनलर्निंग और रीलर्निंग, मतलब जो सीखा है पहले उसको भूलने की क्षमता रखो और फिर नई चीजें सीखो। ये आई थिंक आपकी लाइफ का, आपकी कॉन्वर्सेशन का, आपके दोस्तों का, आपके नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए मेरी नौकरी सिक्योर है, बड़े पैरानॉइड रह के घूमो। मैं क्लीशेड इनपुट देना चाहूंगा जो हर किसी को पता है, पर मैं इस इनपुट को फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा। बचपन में मैं काफी सारे मूवीज देखता था। किस किस्म की? हर तरह की फिल्में देखता था, और मुझे ट्रेलर से पता चल जाता था कि इस फिल्म की वाइब कैसी होगी। आई कुड इवन प्रेडिक्ट कि इफ इट्स अ हिट और अ फ्लॉप, क्योंकि इतने सारे ट्रेलर्स देखता, ठीक है। मैंने एक बार एक मूवी का ट्रेलर देखा जिसका नाम था परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। व्हाट अ मूवी, क्या मूवी है। हाँ, जब मैंने ट्रेलर देखा मुझे पता कि हिट तो होगी, तभी विल स्मिथ का एकदम, उसका बेटा भी था ना। हाँ, और विल स्मिथ वाज एट द पीक, 5-6, हाँ 6। जब मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर से एक बहुत दुखी वाइब निकल के आई। दुख होगा इस मूवी में, और मुझे दुखी मूवी देखने नहीं थे। मेरे मम्मी ने पूरे फैमिली के लिए टिकट्स खरीदे बिकॉज शी हैड सीन द मूवी एंड शी वांटेड ऑल ऑफ अस टू सी। और वो मुझे फोर्स कर दी कि आओ मूवी, और मैं बोल रहा था नहीं जाना, बहुत दुखी हुई है, मैं घर बैठ के कुछ ऐसे कर लूंगा, आई डिडंट वांट टू वॉच इट। पर जब मैं वो मूवी के लिए गया, दुख फील हुआ, और एक बहुत जरूरी लेसन सीखा मैंने। और बहुत बेसिक लेसन है पर इंपॉर्टेंट लेसन है, जो आई फील काफी हद तक जेन जी और जेन अल्फा इस लेसन को नहीं जानते। और वो लेसन ये है कि अगर बड़े पैसे कमाने हैं लाइफ में, आपको दुखी होना पड़ेगा अपने मेहनत की वजह से। ऑप्शन ही नहीं। पता है ये लोग क्यों भूल गए? क्योंकि हसल कल्चर को लेकर क्रिटिसिज्म्स आते हैं। बट द ट्रूथ इज, अगर आपको बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करना ना, आपको पागलों जैसी मेहनत करनी पड़ेगी एक ही डोमेन में, एक चीज को लेकर। बहुत बेसिक लेसन है, पागलों की तरह। पता है मेरे सबसे फेवरेट वीडियोस यूट्यूब पर, एज इन फॉर मी, जो मैं ऑडियंस के लिए नहीं बनाता, जो मैं खुद के लिए बनाता हूँ, मैं आज के जमाने में बना भी नहीं सकता क्योंकि वो लोग वैसे वीडियोस देखते नहीं। और वो है मोटिवेशनल वीडियोस, जो पहले हम हर 3 महीने में कंपल्सरली एक मोटिवेशनल वीडियो बनाते, जो मैं खुद लिखता था, खुद डायरेक्ट करता, खुद एडिट करता था। मैं सोच भी नहीं सकता कि आज मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊं, क्योंकि लोग देखते नहीं। क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस में बेसिकली आपको कहा जाता है कि मेहनत करो, वो नैरेटिव ही चला गया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देख लो, क्योंकि लाइफ का एक बहुत कठोर सच उस मूवी में छिपा हुआ है। नहीं, जब हमारे पास भी लोग आते हैं, राइट, वो लोग बोलते हैं कि यार हम आ रहे हैं, आपके पास सब कुछ आप भी दे रहे हो, सैलरी भी आप दे रहे हो, पढ़ा भी फ्री में रहे हो, अकोमोडेशन भी दे रहे हो, खाना भी दे रहे हो, तो क्या है, मतलब हमसे क्या चाहिए? मतलब मेहनत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत मेहनत होने वाली है, बिल्कुल आसान नहीं है, वो 2 महीने में बैंड बज जाएगी। बट अगर आपने वो कर दिया तो आने वाले 30-40 साल आप एक अलग ट्रेजेक्टरी पे चले जाओ। अगेन, ये स्किल्स नहीं खिलाने वाला आपको 30-40 साल, बट वो ट्रेजेक्टरी आपकी लाइफ की जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। ऑनेस्टली अब तक जितनी भी बातें हुई है ना पॉडकास्ट में, जी, लोगों को मानना चाहिए कि ये सब होती है। हाँ, एक्चुअल लेसन यही है। बच्चों, अच्छा पॉडकास्ट था पर
दिस इज द ट्रूथ. yes. अगर ये आपके दिमाग में लॉक्ड है ना कि पागलों जैसी मेहनत करनी है, आप आगे जाओगे. yes yes और बहुत लोग ये नहीं कर पाते. पता है ये जो हसल कल्चर का क्रिटिसिज्म आया है, ये साउथ दिल्ली की लवन्या की वजह से आया है. पता है साउथ दिल्ली की लवन्या क्या? एक मीम कल्चर की का ट्रेंड है जहां बहुत, अगेन दिस इज नॉट ऑल साउथ दिल्ली पीपल, ठीक है, साउथ दिल्ली बहुत अच्छी जगह है, पर ये एक मीम है, साउथ मुंबई की लवन्या, साउथ दिल्ली की लवन्या, जिसने लाइफ देखी नहीं है, जिसने ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया है, जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं किया है, वो लोग हसल कल्चर को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनके बाप ने हसल कल्चर को एम्ब्रेस किया था. इसलिए उनको खुद हसल कल्चर एम्ब्रेस नहीं करना. अगर आपके फैमिली ने हसल कल्चर एम्ब्रेस नहीं किया ना, आप करो और वो जेनरेशन को चेंज करो. बी द जेनरेशनल चेंज. मतलब आपके पापा, दादा, परदादा किसी ने उतनी मेहनत नहीं की, आप उतनी मेहनत करो. फिर आपके बच्चे शायद मेहनत करेंगे या साउथ दिल्ली की लवन्या या साउथ मुंबई की लवन्या बन जाएंगे. बी केयरफुल बट एटलीस्ट बी दैट चेंज. बच्चों के बारे में बाद में सोचो, अभी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखो. बस यही कहना चाहता था. राघव भाई, आप हो विल स्मिथ आपके सेक्टर के. तो नहीं, बट रणवीर, आई विल टेल यू समथिंग. मैं एक चीज बोलने आ रहा था. बोलो. व्हेन आई वाज, जब मैं बाहर पढ़ रहा था तो उस टाइम पे इंडिया के बारे में, लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो वीसी में काम कर रहे थे यूएस में, अटलांटा में. एंड उस दौरान जब वो इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहे थे कि इंडिया की स्टोरी क्या होगी, आपकी एक पॉडकास्ट थी विद मिस्टर कुणाल शाह. वो पॉडकास्ट को रेफरेंस में लेके बात कर रहे थे. तो मतलब आपकी वजह से ग्लोबल लेवल पे भी हमारी जो कंट्री को फायदा हो रहा है. आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. नहीं, आई एम ग्लैड भाई. दैट वाज द इंटेंशन, आई थिंक, व्हेन करियर स्टार्टेड. मेरे सारे दोस्त जीआरई दे रहे थे, जीमैट दे रहे थे, देश को छोड़ के जा रहे थे. आई न्यू इंटरनली, कभी कभी आपको कुछ चीजें पता रहती है बचपन से कि मुझे भारत में रखकर भारत के लिए कुछ करना. जब मैं क्रिकेट मैचेस भी देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था इंडिया के लिए. मे बी इज अ स्पोर्ट्स फैन इन मी हु जस्ट वांट टू स्टे बैक एंड डू समथिंग. अभी बहुत रॉ चीज कहूंगा, ठीक है, जो मैं कम कहता हूँ पॉडकास्ट पर. बेसिकली आई फील कि हर इंसान के अंदर एक कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है, और एक फोर्स होता है, और अलग इंसानों के अंदर अलग क्वांटिटी का ये फोर्स होता है. अक्सर एंटरप्रेन्योर्स में ये फोर्स ज्यादा होता है इनहेरेंटली बचपन से. इसलिए बचपन में शायद सारे एंटरप्रेन्योर्स थे, हाइपर एक्टिव किड्स थे. जो काम मैं अभी कर रहा हूँ लाइफ में, सब कुछ है मेरे पास, फेम, मनी, एवरीथिंग, बट आई एम नॉट मैक्सिमाइजिंग फॉर मनी. मतलब जितने पैसे कमा सकता हूँ उतने पैसे नहीं कमा रहा कॉन्शियसली, क्योंकि आई एम मैक्सिमाइजिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेम. Yes. And not for myself. I think I've reached a point where I'm not enjoying fame now because it's taking away from my private life, it's taking away from my personal life. Yeah. पर मुझे पता है कि फेम की वजह यही है कि भारत का सॉफ्ट पावर इंक्रीज हो जाए और भारत की ब्रांडिंग बदल जाए. Yes. So I'm very satisfied, but there is a part of me that feels a little bad, but overall I'm satisfied. तो I don't know कि अगर मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं. Definitely सही कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो. पर जब मैं मेरे एज से कम एज के लोगों से बात कर रहा हूँ, आप जैसे लोग जिन्होंने बेनिफिट किया कंटेंट के थ्रू, बहुत बेनिफिट. आई फील कि यू गाइज नाउ आर, नहीं, बहुत ज्यादा बेनिफिट किया. और वो इतना इंटेंजिबल है ना, मतलब बताना बड़ा मुश्किल है. बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे दोस्तों से भी आप बात करोगे, आपको मिलवाऊंगा उनसे, बहुत ज़्यादा सीखा है अपने अपने डोमेन में, अपने अपने काम में, और बड़े अलग अलग काम कर रहे हैं. सब कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो नहीं है, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, बट और कोई अलग अलग चीज़ें सीखी हैं. सबने आपसे धंधा, बिजनेस ये नहीं सीखा. कुछ लोगों ने लड़की पटाने के तरीके, वो सब कुछ सीखा लोगों ने. सो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई एम ग्लैड. द ऑनेस्ट ट्रूथ इज दैट मुझे बहुत कुछ मिला है यूट्यूब के करियर से, सो आई एम टू ग्रेटफुल टू गॉड. पर बहुत ज्यादा दुख भी मिला है 8 सालों में, बहुत ज्यादा, जिसके बारे में मैंने बात करी है, बट डोंट नो व्हाट द होल टीम हैज गॉन थ्रू, व्हाट माय पर्सनल लाइफ हैज बीन थ्रू, ऑल दिस एटसेट्रा. बट डेज लाइक दिस मेक इट वर्थ इट. डेफिनेटली डेज लाइक दिस मेक इट फील लाइक इट वाज नथिंग. डेफिनेटली. तो बस विल स्मिथ बनते जाना है, एंड आप बहुत सारे विल स्मिथ्स को बना रहे हो. दैट इज द गोल. फ्यूचर एंड्स में आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई. आई फील कि एक्चुअली आप देश के लिए कुछ कर रहे हो. आप शुभमन गिल हो ब्रो. तो इट फील्स गुड. आई जस्ट फील लाइक आई एम रोहित शर्मा. आप जाओ, खेलो, ओपनिंग बैटिंग करो भारत के लिए, बट एम टू बिकम एन अंबानी, क्योंकि आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल चुका है एट एज 23. सो आई नो यू डिडंट वांट द एडवाइस, बट और कुछ अगर याद एडवाइस आपको देनी है जेन्युइनली, बिकॉज़ मेरे से और भी कई लोग हैं जो आपको सुन रहे होंगे, आई वुड लव दैट.
आप जैसे लोगों के लिए जिनकी इतनी ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल वाइब है और एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग है, मुकेश अंबानी के इंटरव्यूज देखो। बहुत देखता हूँ। हाँ, उन्हें बस जानो कि क्योंकि वो thousands of crores पे गेम्स खेल रहा है। आई फील कि एट एज 30 you'll be able to reach there। और ये मैं इससे कह रहा हूँ क्योंकि मुकेश अंबानी ने खुद कहा कि धीरूभाई अंबानी जी को 50 साल लगे उनके फॉर्च्यून कमाने के लिए, मुकेश अंबानी को 20 साल लगे, आने वाले जनरेशन को 10 साल लगने वाले हैं। तो you're in that 10-year time span। तो I'm curious and excited and very positive to see कि आप एज 33 तक कहाँ पहुंचोगे। So it's great bro, I wish you all the luck। God bless you and just keep growing। Thank you so much। Lovely। Thank you। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। पता है ना, TRS ऑल स्टार हमें मिल गया। ये शो पर लौट कर आएंगे। अभी के लिए इनको सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि जैसे कि कुणाल शाह ने TRS पर कहा, entrepreneurs need to be celebrated, entrepreneurs need to be turned into celebrities। आज के जमाने में सिर्फ शार्क टैंक के entrepreneurs और कुछ गिने चुने entrepreneurs हैं जिनको सेलिब्रिटी माना जाता है। पर ऐसे यंग स्टॉलवर्ट को, ऐसे शुभमन गिल टाइप फिगर को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। ये भी एक सेलिब्रिटी है। इनको फॉलो कीजिए इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इनकी कंपनी को सपोर्ट कीजिए, फ्यूचरेंस को सपोर्ट कीजिए। बहुत नेक काम कर रहे हैं देश के लिए। और हमें ये बताइए कि अगली बार आप इनसे क्या सीखना चाहोगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम रणवीर एंड द टीम एंड राघव गुप्ता भाई। सी यू सून दोस्तों।